तो कुल मिला के जो ग्लोबल मार्केट से संकेत है वो काफ़ी बेहतर आए हैं। हमने दो चार संकेतों की बात हमको करनी थी, उसमें से एक ग्लोबल मार्केट्स का था कि फेड क्या देता है, फेड का बयान क्या आता है। पूजा की हम कमेंट्री सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो ये बात बता रही हैं कि फेड ने जो भी बात कही, जो भी सामने रखा है, वो कम से कम बाजार के लिए बुलिश होकर रखा। उसमें कोई भी नेगेटिविटी या फिर कहीं भी ऐसा कोई दबाव या सिचुएशन नहीं दिख रही थी। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट के पास चल नहीं रहा है तो टूट भी तो नहीं रहा है, ये भी तो हो रहा है। पिछले 3 दिन से बाजार ऊपर खुल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको जो क्लोज कर रहा है तो थोड़ा कमज़ोरी के साथ क्लोज कर रहा है। एफआईज इस बीच बढ़ गए हैं, 41% लॉन्ग हो गए हैं। ये सारे आंकड़े हैं और खुद भारत का भी अपने नंबर आए हैं आईपीए, इन्फ्लेशन वगैरह के, तो उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम 4 विंडो के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सहयोगी सृष्टि और पूजा मेरे साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे। मेहमानों को भी जोड़ लेंगे ताकि आज की राह को आसान किया जा सके। पहले 4 विंडोज़ आपकी स्क्रीन पर आएंगी। 4 विंडो में सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट्स, ये यूएस फेड के ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ, ये सबको पता था और एक बार कटौती के संकेत है। ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर निकल के आया है, यानी कि कटौती हो सकती है इसी कैलेंडर ईयर में। और जो हमने आपको पोल बताया था ना, जब हमारी पॉलिसी चल रही थी आरबीआई की, तब हमने भी आपको बोल बताया था कि या तो Q3 के अंदर कटौती होने के चांसेस हैं, नहीं तो Q4 होगा तो कैलेंडर ईयर बदल जाएगा, फाइनेंशियल ईयर वही रहेगा। लेकिन Q3 के अंदर भी प्रोबेबिलिटी थी कटौती हो सकती है, ये थोड़ी और पुख्ता हो रही है इस बयान के बाद। नैस्डैक S&P रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच के गिफ्ट निफ्टी 450 के आसपास आ गया। ये वैसे रेजिस्टेंस एरिया है हमारे लिए 450 से 500 वाला। दूसरा, मई सी पे महंगाई दर अब घट गई है और ये 5% के नीचे चली गई। 4.75 का आप नंबर इस समय देख पा रहे हैं। और L&T फाइनेंस में एक ब्लॉक डील लगने जा रही है और टोरेंट फार्मा को यूएसएफडी से एक झटका भी लगा है। ये कुछ एक अहम खबरें जिसको हमने विंडो में डाल दिया है, इन सब पे चर्चा होगी थोड़ी ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ अहम खबरें जैसे स्टॉक्स इन न्यूज़, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। सृष्टि। ठीक है, तो ये 4 अहम ट्रिगर्स पे बाजार की नज़र ज़रूर रहेगी। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी फिलहाल पॉजिटिव ओपनिंग के ही संकेत दे रहा है। लगभग 100 अंकों की तेज़ी के साथ 23,450 के आसपास है। और देखिए तो फिर से एक बार रिकॉर्ड स्तरों की तैयारी भारतीय बाजार करते हुए एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसी है भारतीय बाजारों में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर आइए उससे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेत समझ लेते हैं, क्योंकि कल फेड की अहम मीटिंग थी, उससे क्या कुछ टेकअवेज निकल कर आए। कोई भी बदलाव नहीं हुआ, पर कमेंट्री किस साइड निकलती हुई दिखी और साथ ही क्या कुछ एक्शन देखने को मिला ग्लोबल बाजारों में, वो भी समझेंगे। और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ अशेषा जुड़ चुकी हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल क्यूज आज क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले फेडरल रिजर्व की मीटिंग से जो आउटकम निकल कर आया है उस पर नज़र डालते हैं। फेड ने अपने ब्याज दरें जो 5.25 से 5.5% पे थी वो बरकरार रखी है, लेकिन रेट कट्स के कुछ संकेत दिए हैं। FY24 यानी कैलेंडर ईयर 2024 यानी इस साल 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट्स हो सकते हैं और अगले साल यानी कैलेंडर ईयर 2025 में करीब 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% तक के रेट कट्स हो सकते हैं। कुछ कमेंट्री भी निकल कर आई है इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उस पर नज़र डालते हैं। इन्फ्लेशन में कमज़ोरी दिखी है, लेकिन फिर भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, ऐसा उनका मानना है फेड ऑफिशियल्स का। उन्होंने कहा कि अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सॉलिड पेस पर है, तो उसमें कोई स्लो डाउन नहीं दिखा है। बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी मजबूती दिखी है और अभी वेल कैपिटलाइज्ड है और बैंकिंग सिस्टम की पोजिशनिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इकोनॉमी को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है। 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट इस साल दिखाई दे सकता है और 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अगले साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस बाज़ारों पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। डाउ जोन्स थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नज़र आया। S&P 500 में 0.85% की तेज़ी दिखी और नैस्डैक में भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा S&P 500 पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर 5,400 के पार बंद होता हुआ नज़र आया, लेकिन फिर भी ऊपर के स्तर से देखें तो थोड़ी सी गिरावट अमेरिकी बाज़ारों में फेड के आउटकम के बाद दिखी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर तेज़ी दिखी।
डैक्स में 1.5% की तेज़ी, फित्सी में करीब 0.83% की तेज़ी दिखी और कैक से भी करीब 1% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर नज़र डालते हैं। याद रखें पिछले कुछ दिनों से मजबूती दिखी है, $78 पर बैरल पर गिरने के बाद फिर से थोड़ी सी मजबूती दिखी है और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े थे। $82.4 पर बैरल के आसपास अब ब्रेंट क्रूड चला गया है। तो ऑल एंड ऑल फेड के आउटकम की बात करें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं थे, ग्रोथ आउटलुक अभी भी स्ट्रॉन्ग है और यूरोपियन बाजारों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेज़ी दिखी और गिफ्ट निफ्टी से भी आज के भारतीय बाजारों के ओपनिंग के लिए पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो फेड पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही। 2025 में 4 बार कटौती की बात की जा रही है, इस साल केवल 1 बार कटौती ही रहेगी। सबसे अच्छी बात ये थी कि बॉन्ड यील्ड्स जो स्टेबल हुए, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड्स 4.2% पर भी आ गया था एक समय और डॉलर इंडेक्स भी 104 पर आ गया, जो कि दुनिया भर के बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो इस वक्त संकेत सही हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए सेटअप कैसा है ये एक बार समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं FIS के आंकड़ों से। और कल हमने देखा कि नेट हल्की बिकवाली का आंकड़ा है, 427 माफ़ कीजिए खरीदारी हुई है, 427 करोड़ की खरीदारी हुई है FIS की तरफ से कैश मार्केट में। और डिम्पी भी आप बता भी रहे थे कि FIS की होल्डिंग बढ़ी है, तो क्या अब यहाँ से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, FIS वापस से आने लगे हैं भारतीय बाजारों में? देखिए, इसको जैसे आप समझना चाहें ना वैसे हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि FIS की होल्डिंग है, इसको नेगेटिव कैसे समझ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव कैसे है ये भी। देखिए, FIS की होल्डिंग पिछले 3 दिन से बढ़ रही है। ये 25% से बढ़कर 41% तक लॉन्ग हो गए इंडिया के अंदर। लेकिन जब 41% तक लॉन्ग हुए हैं, क्या आपके बाज़ार ने ब्रेकआउट कर दिया? क्या 23,500 को तोड़ दिया? नहीं, 20% बढ़े हैं पिछले 3 दिन के अंदर, 20 से करीब 20%। आप देखो उसके बावजूद भी हमने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया, ये इसका नेगेटिविटी है। लेकिन पॉजिटिविटी क्या है कि FIs हैं सिस्टम में, इसलिए आप देख रहे हैं बाजार जो डिप चाहिए वो डिप आ ही नहीं रहा। आप 3 दिन से उस डिप की वेट कर रहे हैं लेकिन वो डिप नहीं आ रहा। अभी आपको तय करना आप इसको पॉजिटिव देखते हो कि इसको नेगेटिव देखते हो। मेरे लिए ये एक नेगेटिव के तौर पर है। वजह मैं बताता हूँ, FIs जैसे जैसे होल्डिंग्स को बढ़ाएंगे उनके बढ़ने का दायरा छोटा होता जाएगा, यानी कि वो और नहीं आएंगे और सेलिंग का रूम खुल जाएगा। और जब वो सेल करने पर आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर या हीट मार्केट के अंदर आ जाएगी, जिसको हम फटीक भी कहते हैं कि बाजार अब थक गया है, चलते चलते इरिटेट कर रहा है, तो फाइनली मार्केट टूट रहा है। ये इरिटेशन जो है ना FIs की लॉन्ग होल्डिंग के बावजूद भी हो रही है मार्केट के अंदर, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। दूसरी एक बात, कल DIs ने भी ना अपना माल बेचा है सिस्टम में। काफ़ी लोग इसको क्लोजली ट्रैक नहीं करते कि DIs क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ FIs का कैश का नंबर देखते हैं, अंदर तो वैसे भी चेक नहीं करते। अगर मैं अंदर FIs का भी एक बार और पॉइंट बता दूं ना, तो वो लगातार पिछले 2 दिनों से जब भी वो कैश के अंदर खरीदारी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस को बेच रहे हैं। कल भी उन्होंने ऑप्शंस को बेचा है और मैं आपको क्वांटम भी बता देता हूँ कितनी ऑप्शंस को बेचा है। कल उनका सेल था करीब 28,000 करोड़ रुपए का, यानी कि जो भी मार्केट के अंदर पोजीशन ले रहे हैं वो हैज करके ले रहे हैं, नेकेड कुछ नहीं आ रहा, सीधा सीधा कुछ नहीं खरीद रहे। अगर वो सीधा सीधा खरीद लेते तो उड़ा ही देते मार्केट को अब तक तो, ठीक, तो वो भी हेज करके आ रहे हैं। दूसरा, DIs की होल्डिंग घटी है, अब ये घटकर करीब करीब 47% हो गई है 52% से। तो कल DIs ने माल बेचा। अब आप बोलेंगे सर इसको पॉजिटिव सोचे कि नेगेटिव, ये आपका काम है, आप इसको पॉजिटिव मानते हो कि नेगेटिव। मेरे लिए ये भी नेगेटिव है कि भाई DIs जो एक स्ट्रॉन्ग हैंड होता है उन्होंने भी कल माल बेचा, रिटेल ने भी कल 1% माल बेचा और FIs अगर आया तो बाजार बहुत बड़ा चला नहीं कल, ठीक। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि FIs की होल्डिंग 41% हो गई, जो कि मोर देन एनफ है, जितनी मेरे को इस समय रिक्वायरमेंट थी। अभी ना तो अर्निंग्स है, ना ही बजट है, ना ही सत्र शुरू हुआ है। आपके पास ट्रिगर्स के नाम पे फेड था, वो भी आपने कल ख़त्म कर दिया, तो अब आपके पास तो ट्रिगर भी नहीं है। तो उसके बावजूद अगर 41% इंडिया में FIs लॉन्ग पोजीशंस पे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि 23,500 अभी तक पार नहीं हुआ और मेरे को आज उसी चीज़ को वेट करना है कि 23,400-500 के आप रेंज को पार करते हो कि नहीं करते। तो FIs की होल्डिंग तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट पर किस तरह का ये जो नंबर है उसमें कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। तो डिम्पी, जैसा कि हम कल बार बात कर रहे थे कि बाजार में डिप नहीं आया, कॉल वाले पुट वाले दोनों ही परेशान हो रहे थे और आप एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, इरिटेट कर दिया था कल मार्केट में। आज क्या करें? जो निफ्टी में मौजूदा लॉन्ग
या शॉर्ट वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं निफ्टी? देखिए, कल अगर आप दो चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे तो एक इरिटेशन का लेवल इंडिया विक्स भी था। इंडिया विक्स बैक टू बैक घट रहा है, जो आपको एक मोमेंटम देने में कमज़ोरी पैदा कर रहा है। ये कुछ बीपी की तरह है। अगर आपका बीपी ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा बढ़ जाए, दोनों केस में प्रॉब्लम होती है, तो आपको एक नॉर्मल बीपी रहना चाहिए। फिलहाल इंडिया विक्स इवेंट्स को सब खत्म कर चुका है। उसको इवेंट का रिएक्शन ही नहीं देना, आप ऐसा समझ लो। आप अगर उसको रिएक्शन देना होता ना, तो कल फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ विक्स को बढ़ा के जाता, यानी कि एंजाइटी को बढ़ा के जाता, नहीं बढ़ा के गया। और अगर आज वैसे भी आप गिफ्ट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, ये 60-70 पॉइंट हम कई बार देख चुके हैं मार्केट के अंदर। कल भी आपने 70 पॉइंट का ही गैप खोला था। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो जाके चेक कर ले एक बार। तो आप गिफ्ट निफ्टी कितना खुल रहा है ये मैटर नहीं हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से उसके बाद मार्केट में हो रहा है ये मैटर कर रहा है। इंडियन मार्केट को ओपनिंग स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, पहला गियर गाड़ी का बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तीसरे चौथे आते मार्केट की पावर खत्म हो रही है सिस्टम में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करनी होगा। दूसरा पॉइंट, मार्केट में क्या लीडरशिप की कमी है? नहीं। क्या कल इन्फ्लेशन के नंबर आपके खराब आए? नहीं। क्या आईपीए के डाटा आपका खराब आया कल? नहीं। तो आपके पास कुछ भी नहीं अच्छा नहीं खराब नहीं है, सब कुछ अमूमन ठीक है। और मार्केट ना इसको बैक टू बैक डिस्काउंट भी कर रहा है। लेकिन मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है, जब डिस्काउंटिंग हो रही है तो 23,500 को फिर आप क्यों नहीं पार कर रहे? क्यों आपको 3 दिन से बार बार डेज लो के आसपास आके क्लोज करना पड़ रहा है? इसकी प्रॉब्लम मैं कई बार आपको नोटिस करवा चुका हूँ। डेट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ अ मनी डिप्लॉय नहीं हो रही है। अगर मनी डिप्लॉय हो रही होती ना, तो आपको डीआईएस 5% नहीं घट जाते एक ही दिन के अंदर। कल डीआईएस घटे हैं 5%। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई भी चैनल या कोई भी एनालिस्ट इसको धीरे धीरे करके नोटिस करे, लेकिन ये डीआईएस का नंबर कल एकदम से एक झटके से गिरा है। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। तो डिप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है जो आपको गिनवा रहा था मैं। खैर, अभी मैं आ जाता हूं इस पे लेवल पे। एक और चीज, कल मार्केट के अंदर ना ओपन इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मार्केट के अंदर जो भी हो रहा है ना, वो फुल फ्लैज पूरे मन से नहीं हो रहा है। इसलिए कॉल्स के प्रीमियम भी खाए जा रहे हैं और पुट्स के प्रीमियम भी खाए जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना, वीकली बेसिस पर आर्टिफिशियली प्रीमियम्स को राइज कर दिया जाता है। जैसे कल हुआ, कल बाजार के अंदर पहला 1 घंटा ऐसा था कि बाजार अगर 10 घंटे 2 घंटे भी चलता रहा ना, तो आज में सब कुछ बना देगा। और रिकॉर्ड भी बनाया हमने 12 बजे से पहले। लेकिन उसके बाद आप देखो ना, डेज लो पे बंद हुए, यानी कि जो आर्टिफिशियल प्रीमियम राइज हुआ वो सब का सब ईट कर लिया गया। तो ये चीज़ आज भी हो सकती है मार्केट के अंदर, बट आज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है कल के मुकाबले, क्योंकि ट्रिगर हो गया पास और आपके पास एक बेस स्ट्रॉन्ग है। मैं लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, लेवल्स कल के ही रहेंगे। आपके जो लेवल्स हैं सपोर्ट के, वो निफ्टी के 23,200 23,050 के हैं, ये एक लेवल्स हैं। और रेजिस्टेंस के लेवल हैं 23,450 400 से लेके 500 समझ लो आप। तो यहाँ पर आके आपको रेजिस्टेंस फेस करना होगा। मैं नई पोजीशन या तो अब 23,400 450 पार होने पर, क्लोजिंग मिलने पर तब करूँगा, नहीं तो मैं फिर से डिप के लिए वेट करूँगा। मैं ये जो 150-250 पॉइंट वाला नीचे का बीच का निफ्टी है ना, इसमें मेरे पास कोई भी सौदा ट्रेड करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो व्यू है वो निफ्टी 50 पे आता हुआ। पर डिम्पी, बैंक निफ्टी की अब बात करते हैं। ओके, तो निफ्टी की तो बात की हमने डिम्पी, पर एक साथ ये भी बता दीजिए क्या शॉर्ट के भी यहाँ पे मौके हैं? क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से थोड़ा सा स्टैंस यही था कि निफ्टी में शॉर्ट नहीं करना है, तो आज भी क्या शॉर्ट से थोड़ा सा बचे? अगर आप ये बात जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम निफ्टी को शॉर्ट करने से मना कर रहे हैं, और आप ये बात भी जानते हैं पिछले 1 महीने से हम निफ्टी को शॉर्ट करने से मना कर रहे हैं, और अगर आपने शॉर्ट किया है तो आप वहीं से ही फंसे हो। निफ्टी को शॉर्ट ना करें। देखिए, आप ना एक फ्यूरियस बुल रन के अंदर हो, ये आप ना भूलिएगा। आप ये सोचो ना, आपका इलेक्शंस का पूरा मैंडेट निकल गया, एक फुल फ्लैज वाली सरकार से अलायंस वाली सरकार बन गई, फिर भी बाजार को घेरा नहीं, फिर भी बाजार टूटा नहीं, और नेट में 2-2.5-3% का निफ्टी का गेन आया मैम। 7% तो वाईटीडी रिटर्न है, निफ्टी का वाईटीडी रिटर्न है 7%, एफडी का रिटर्न होता है 7% पूरे साल का। आपको इंडेक्स दे रहा, आप मत ढूंढो कोई शेयर, आप सिर्फ शेयर्स के अंदर पैसा लगा दो। 7% तो जून के महीने में दे चुका है अब तक, और अभी हम कहते हैं कि हम ऑल टाइम हाई पे और भी बनाएंगे और भी चलेंगे। डेट मीन्स परसेंटेज आप ज़्यादा बना रहे हो, और वो भी एफडी से ज़्यादा बना रहे हो। इंडेक्स इतना देता नहीं है रिटर्न, लेकिन फिर भी आपको दे रहा है। तो थोड़ा सा आप शॉर्ट ना करें, हाँ बाइंग और डिप करते रहें। ऊपर जाए तो जहाँ पे रेजिस्टेंसेज है वहाँ पे बेच दें, नीचे आए जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे आप खरीद लें। शॉर्ट करने की रीज़न क्या है? आप मेरे को एक रीज़न या 2 रीज़न ऐसे पुख्ता बता दीजिए। हाँ, फटीक है, ये मैं समझ सकता हूँ कि बाजार नहीं चल रहा है, थकावट का सिंबल है, डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी का प्रॉब्लम है, तो मैं खुद ही गिनवा रहा हूँ आपके सामने।
तो और मेरे को वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नहीं दिख रहा है कि इसको आप शॉर्ट कर दें। बाइंग ऑन डिप जरूर होगा, ये जरूर ही होगा, ऐसा नहीं कि बाजार चलता ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, आएगा, मौका भी देगा, लेकिन फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी की, सृष्टि आप बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं पहले ही बता देता हूं आपके बिना क्वेश्चन पूछे ही। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी ने कल शॉर्ट कवरिंग करवाई है। सिस्टम में ना दो तरह की पावर होती है, फर्स्ट प्राइस होती है और दूसरा वॉल्यूम पावर होती है। वॉल्यूम घट गया कल 5% से, और यानी कि जो आपकी टंकी में फ्यूल था आपकी गाड़ी में, वो मैंने 5 लीटर और फूंक दिया कल मार्केट को यहाँ पे खड़ा करने में। तो धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी बहुत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए ओपन इंटरेस्ट के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे करके मैं कम कर रहा हूँ। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो हम बड़े बड़े मूवमेंट देख रहे थे ना, वो कल बड़ा मूवमेंट का एक फेज आपने देखा है, वो 50,200 का है। कल किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि मार्केट एक ही घंटे में 50,200 भी टेस्ट करवा देगा, लेकिन हो गया, हुआ, 500 पॉइंट चला मार्केट। और आप ये भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो 500 पॉइंट हमको देने भी पड़ गए, सिर्फ 150-200 पॉइंट ऊपर जाके हम बंद हुए हैं। तो फिलहाल अभी आप कुछ ना करें, आराम से रेंज में रखें अपने आप को, और मेरे को लगता नहीं कि कहीं भी कोई रेंज होगा। हाँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरे को करना क्या चाहिए, इस आप अभी कह रहे हैं रेंज है, तो आप लॉन्ग साइड पर ही खड़े रहें जब तक सिग्नल ना आए शॉर्ट के। आपने ले रखा है तो ठीक, लेना चाहते हो तो भी ठीक, जो भी करना फिलहाल लॉन्ग ही करना, या तो डिप के साथ करना या तो सामने सामने पे करना। अगर सामने भी करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है। और एक और चीज, बाजार के अंदर बड़े मूव आने के लिए थोड़ा करेक्शन पीछे जाना जरूरी है, इसलिए जब तक चल रहा है आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी के जो स्टॉप लॉसेस टारगेट है मैं आपको फिर से बताता हूँ, 49,500 है, 49,300 है, और ऊपर जाएंगे तो फिर से वही 50,000, फिर से वही 50,200, ये आपके रेजिस्टेंस एरिया है। पार हो जाएगा तो दिन अच्छा निकलने लगेगा। कल मैं एडीआर चेक कर रहा था तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर ठीक था, मेरे को लग रहा है एचडीएफसी बैंक का आपकी हेल्प कर सकता है, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड होगा। रही बात शॉर्ट करना बैंक निफ्टी को, कृपा करके शॉर्ट ना करें। तो अब मेहमानों को जोड़ लें, हमें जो अपनी बात रखनी थी हमने रख दी, अब मेहमान हमारा वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अवनी भट्ट आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, साथ ही किरण जानी है, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरों में दिखाइएगा, नहीं अभी तो 2 ही हैं। अवनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और आप तो ऑप्शंस की मास्टर हैं, कोई ऑप्शंस हो तो फिर बताइएगा ज़रूर। किरण सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप समय दिया आपने। कल 1-2 सौदे थे मैं आपको याद कर रहा था सर, आपको ध्यान है आपने कल परसों सन टीवी दिया था किरण सर, एयू बैंक और सन टीवी, ध्यान है आपको, आपने दिया था? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान है, हमने एयू बैंक और सन टीवी के ऊपर ट्यूसडे के दिन बात की थी। तो आज आप है बृहस्पतिवार, यानी कि कल में जब सन टीवी 4-5% चल रहा था ना, तो मैं बैक टू बैक आपको याद कर रहा था। मैंने आपके सारी कॉल्स को लिख के रखता हूँ कि अच्छा किरण सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रहे हैं, सबकी कॉल्स अमूमन मेरे पास रहती है। अवनी भट्ट की भी कॉल्स हमारे को रहती हैं, ऑप्शंस का ट्रेड भी याद रहते हैं। अवनी आपने एलएनटी के बारे में बताया था ना, ऑप्शंस आपने कल परसों ऑप्शंस दी थी एलएनटी की, ठीक है। तो देखिए हम आपका सारे ट्रेड को कैसे याद रखते हैं, तो आज से शुरू करते हैं, फिर से अपने ट्रेड आप बताइएगा। अवनी पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, पहले तो जरा इंडेक्स पे व्यू दे दीजिएगा, हमारी कैलकुलेशन पे ना जाइए, हमने जो बोला हो सकता है गलत भी हो, हम तो थोड़ा अल्प बुद्धि हैं। आप बताइए आपका क्या असेसमेंट है मार्केट पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट में अभी फिलहाल जो ये मूव है, जो थकावट दिख रही है, आप थकावट कहिए या ठहराव कहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि इतने एक गैपअप के बाद में जो कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन के बाद का जो मूव होता है वो हमेशा से बहुत अच्छा मूव होता है, सस्टेनेबल मूव होता है। तो अभी ये ठहराव वाले सिचुएशन में है दोनों ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट डेटा ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच वाला सीन है। यहाँ से अगर आप बहुत बड़ी तेजी भी नहीं देखने मिलेगी और ना ही कोई बड़ी गिरावट है। ये बजट जो अनाउंस होगा जुलाई में, उसके पहले पहले कोई ट्रिगर नहीं है जिसके वजह से बहुत ज्यादा मार्केट चल जाए या बहुत ज्यादा गिरावट हो। तो मोर और लेस ये महीने में मार्केट स्टेबल ही रहेगा, कंसोलिडेशन ही रहेगा। आप कह सकते हो कि ये बोरिंग ही रहेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, बट ऑप्शन राइटर्स बहुत खुश रहेंगे इस मार्केट में। अब माइक्रो मूवमेंट की बात करें कि आज एक्सपायरी के लिए क्या करना है या अगले आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर क्या करना है, तो
मेरे हिसाब से अगर 22,430 का लेवल क्रॉस होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है ऊपर 23,700-750 तक और इंट्राडे के लिए आज के लिए अगर 440 का लेवल क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से आज एक्सपायरी का मूव हमें 500 साढ़े 23 500 से 23,550 तक का देखने मिल सकता है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 23,250 और 23,200 का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर 23,250 का लेवल स्पॉट निफ्टी में दिखता है आज, तो हमें वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूँढने हैं और नीचे 23,180 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ आज मेरा व्यू थोड़ा-सा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा नहीं बट मेरे हिसाब से आज 23,500 की ओर हमें मूव आता हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अहम क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है, वो 50,250 का है। एक बार 50,250 के ऊपर इंट्राडे में या क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है, तो ऊपर की तरफ 50,800 तक ये मूव इंट्राडे में भी दिख सकता है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव होगा। लेकिन 50,250 का लेवल क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नीचे की तरफ सपोर्ट है 49,700 का और 49,500 का। तो दोनों ही इंडेक्स में हमें सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है अभी। नीचे डिप्स में बाय करें या ब्रेकआउट आता है तो बाय करें। राइट, यही बात अवनी ने भी कहा, जो हम आपको बता भी रहे थे कि डिप्स का वेट करिए। डिप का लेवल भी अवनी ने बताया 23,250 ये लेवल है जहाँ पर कि आपको खरीदारी करनी है, थोड़ा नीचे आने दे। और ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट नज़र आ रहा है निफ्टी के लिए वो 23,550 का है। और बैंक निफ्टी भी अगर आपको लेके चलना है तो 50-250 ये एक नेक्स्ट लेवल नज़र आ रहा है, लेकिन और बड़ी तेज़ी के लिए इसके पास टिके रहना होगा बैंक निफ्टी को। तो यह है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर थोड़ा गिरावट आए दे तब यहाँ पर तेज़ी करें, जो कि हम बार बार भी हमारा टेक भी यही कह रहा है। चलिए, अब हमारे साथ पैनल पर आयुष मेहता जी भी मौजूद हैं, किरण जानी जुड़ चुके हैं और अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ी ही हैं। तो एक एक करके सबके ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। शुरुआत आयुष जी आपसे करेंगे, बताइए आपके आज के ओपनिंग ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। मेरे यहाँ से दो बाई कॉल रहेंगे। फर्स्ट बाई कॉल है मेरा नवीन फ्लोरो पे। अगर हम नवीन फ्लोरो की बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। डेली चार्ट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक पॉजिटिव हम RSI में क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है नवीन फ्लोरो को यहाँ से बाई करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3450 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। अगर IEX की बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और एक अच्छा ब्रेकआउट इसने कल के सेशन में दिया है और काफी टाइम से देने की ट्राई कर रहा था और इसने दे दिया है। इंट्राडे में क्लस्टर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक पॉजिटिव एवरेज का क्रॉसओवर है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक अपने आप को वेल प्लेस रखा हुआ है और क्लोजिंग भी दे रहा है। तो मुझे लगता है IEX को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 185। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 168 रुपीज करेगा। आखिरी कुछ घंटों में ये ब्रेकआउट दिखा था IEX पर, तेजी करके चलिए 185 के टारगेट के लिए और नवीन फ्लोरे में भी तेजी करने की सलाह। किरण जी, आप कहां पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डिम्पी जी कि आपने याद रखा सन टीवी और AU बैंक के लिए। और जिस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके अच्छे से आंसर दें। आज के दो पिक हमारे लिए रहेंगे। हम देख रहे हैं कि केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, तो आरती इंडस्ट्रीज हम देना चाहते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न हमें ब्रेकआउट आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक अभी 20 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसों के दिन ब्रेकआउट के बाद का एक रीटेस्ट हुआ था। कल एक सक्सेसफुली हमने देखा कि 2 दिन के हाईज के ऊपर क्लोज हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप भी है काउंटर के अंदर, तो 665 के आसपास आरती इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 697 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 650 एज अ स्टॉप लॉस हम आरती इंडस्ट्रीज के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेटल सेक्टर के अंदर से। 2 दिन से हमने देखा है कि मेटल सेक्टर भी वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है और कहीं ना कहीं फेड की पॉलिसी की वजह से मेटल प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा हम देख रहे थे एक स्ट्रेस था। कल पॉलिसी आ जाने के बाद हमें लग रहा है कि वापस मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा खासा तेजी आनी चाहिए। तो JSW स्टील हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगा। रीजन भी हमने देखा था कि 890-900 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया था, 930 के आसपास के हाई बना कि वापस वो अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके 900 के ऊपर सस्टेन हुआ है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, प्राइस अप है, ओपन इंटरेस्ट भी अप है, वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक प्राइस वापस ऊपर आ रहे हैं। तो 915 के आसपास की क्लोजिंग है
हम लॉन्ग करके जाएंगे। 930 तक के हमारे टारगेट है एंड 904 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो वहां पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो JSW स्टील यहाँ पे आप रखिए नज़र, और केमिकल स्पेस आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स के फोकस में है। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज पिक है आज के लिए किरण की, जहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि कई सारी पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं एक एक करके, जहाँ की मई में इनके एक्सपोर्ट्स डेटा काफ़ी मजबूत रहे और उसके बाद स्टॉक में निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी भी देखी। पर अवनी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कौन सी है आपकी कॉल्स? गुड मॉर्निंग। सो आज मेरे दो काउंटर्स जो है वो दोनों ही काउंटर्स काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले काउंटर्स है। पहला रहेगा कैनफिन होम्स। तो कैनफिन होम्स में हम देखें तो पिछले एक साल का कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट जुलाई 23 से अभी तक जो एक कंसोलिडेशन हमें दिखाई पड़ रहा था। कल पिछले 2-3 दिन में इसने एक ब्रेकआउट दिया है 780 के ऊपर, और उसके बाद एक लगातार हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन देखने मिल रहा है। कल 5% का लॉन्ग एडिशन फ्यूचर्स में भी हुआ था। और इस महीने के बिगिनिंग में जो 800 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वहां पे हमें अनवाइंडिंग भी देखने मिला और क्लोजिंग भी 800 के ऊपर हमें कल देखने मिली है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट काउंटर है। तो यहाँ से हम 804 से 800 तक की रेंज में हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 775 का, और ऊपर टारगेट रहेगा 845 एंड 860। तो इस महीने के लिए, ये जून सीरीज के लिए, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रहना चाहिए। और दूसरा मेरा पिक जो है, हमने ऑप्शन ट्रेड भी उसमें इनिशिएट किया था, एलएनटी, और अभी भी व्यू इसमें काफी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ से। तो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, जो कंजेशन जोन था 3500 के आसपास, उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन अभी हो रहा है पिछले 2-3 दिन। और ये जो ब्रेकआउट है, इसका टारगेट ऊपर की तरफ बनता है 3820 का। तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ये टिका हुआ है, तो एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और फ्यूचर्स में भी हमें लॉन्ग एडिशन दिख रहा है, और 3600 और 2700 के कॉल में हमें एक बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग नजर आ रही है। तो जो कॉल राइटर्स है वो ऑलरेडी अपनी पोजीशंस वहां से हटा रहे हैं। तो ये एक और गिरावट वाले दिनों में भी इस स्टॉक में डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हमें देखने मिले हैं, और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन देखने मिला है। तो मेरा व्यू एलएनटी पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। थोड़ा सा स्लो मूवर है ये, एक लगातार 5-6% का मूव नहीं देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी है स्टॉक में। तो हम एलएनटी में खरीदारी करेंगे 3630 से 3620 के रेंज में, और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 3820 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 3530। पे ऑप्शंस के ज़रिए भी अवनी ने पहले ट्रेड सजेस्ट किया था और अब भी पसंद आ रहा है। फ्यूचर्स के ज़रिए आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो एलएनटी पे जो है अवनी की राय पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। और ये पूरी लिस्ट लेकर अशेषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अशेषा बताइए, ओके माफ़ कीजिएगा, शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों वाले शेयर्स कहाँ पे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो एलटी फाइनेंस फोकस में रहेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक डील हो सकती है आज, जहाँ पे बेन कैपिटल पीएनबी बारिबस जो है लगभग 3.5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 1500 करोड़ रुपए का है। ब्लॉक डील लार्जली 1% डिस्काउंट पे होगा, तो ऑलमोस्ट आप ब्लॉक डील विंडो पे देख सकते हैं प्री मार्केट में ये डील को। 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट भी फोकस में रहेगा। ईटी मनी को अक्वायर करने वाले 370 करोड़ में ऑलमोस्ट, और याद रखिए अब कंपनी वेल्थ टेक स्पेस में एंट्री करेगा। डील जो है वैल्यू एक्रेटिव है। FY24 के सेल्स के हिसाब से 12 टाइम्स पे जो है कंपनी के ट्रांजैक्शन हो रही है। शोभा की भी बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए वो रेस करेंगे राइट्स इशू के ज़रिए, और इशू प्राइस 1650 रुपये के प्रति है, यानी कि 20% डिस्काउंट पे। इंपॉर्टेंट राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है। आपको 6 राइट्स इशू शेयर मिलेंगे अगर आप 47 शेयर्स होल्ड करते हैं, तो ये रेशियो है राइट्स एंटाइटलमेंट का। अगर दिन की बात करें तो रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट है 19 जून का, और इशू खुलेगा 28 जून से 4 जुलाई तक का। शोभा के बाद नेस्ले फोकस में रहेगा, और यहाँ पे कंपनी ने जो है मेंटेन रखा है अपना रॉयल्टी पेमेंट रेट उनके पेरेंट कंपनी को, जो कि 4.5% पे आ रहा है। बाजार का अनुमान था कि ये रॉयल्टी रेट बढ़ सकती है, तो अब जो है
जो वर्स्ट फैक्टर्ड इन है वो ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड है कि अब इससे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो थोड़े से लंबे अवधि के लिए अगले 5 साल के लिए रॉयल्टी रेट स्टेबल रहेंगे, तो ये एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। वही जेंसल इंजीनियरिंग को 1340 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आया है गुजरात के जो पावर सेगमेंट है वहाँ से लेके, और याद रखिए ये 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। अरविंद भी फोकस में रहेगा, उनका स्ट्राइक जो है गुजरात के प्लांट में वो कॉल ऑफ हो चुका है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का इम्पैक्ट आया है, बट हमारे एनालिसिस से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है 524 के सेल्स के लेके। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गया है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब्स कमर्शलाइज़ किया है केमोथेरेपी यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट के ड्रग को यूएस के मार्केट में, और टोरेंट फार्मा को हालांकि थोड़ी सी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। 5 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन जो है उनको गुजरात के प्लांट में देखने मिले हैं। शुगर स्टॉक्स जो हमने देखा कि थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही हैं, यहाँ पे भी शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि सरकार ने जो है चीनी की एमएसपी बढ़ाने का विचार किया है। 2024-25 में सीज़न के लिए एमएसपी बढ़ाने का विचार हो रहा है, और जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है कि 41 रुपीज़ पर केजी का एमएसपी और करंट रेट 31 का है। तो आप सोच सकते हैं 25% का इंक्रीज़ का मांग कर रही है सारी कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़। और आखिर में पीटीसी इंडिया और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रहेंगे। सेबी ने जो है पीटीसी के एमडी और जो एक्स पीएफएस एमडी हैं उनको बोर्ड सीट से जो है बाहर कर दिए गए हैं, और इन्होंने कहा है कि थोड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ देखने मिल रही हैं, तो इसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, खास करके पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के। ओके ठीक है, तो ये सारी की सारी खबरें हैं। शरद एक मिनट जरा आप स्क्रीन पर रहिएगा। आज आपका जो लुक है ना बिल्कुल वो बाबू मोशाय वाला लुक है, यानी कि बिल्कुल जैसे होता है ना, आप वैसे तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं लेकिन अमूमन आपका लुक जो है ना बाबू मोशाय। आयुष भाई आप जरा चेक कीजिए, आयुष जी चार्ट छोड़िए ना, चार्ट तो देखते रहते हैं अपन दिन भर में, एक बार जरा आयुष जी को और लगाइए जरा शरद को। आपको ऐसा लग नहीं रहा शरद को देख के क्या आज शरद का नाम शरद भट्टाचार्य होना चाहिए था या शरद चटर्जी होना चाहिए था शरद दुबे की जगह? आयुष भाई एक बार जरा देख के दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ, हमें हटाओ, सिर्फ शरद भाई को दिखाओ। और आयुष भाई जरा बताइए, देख के आपको लग नहीं रहा? बिल्कुल 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 डिम्पी जी, सही बात है। नहीं मैं लग रहा है ना शरद भट्टाचार्य, शरद चटर्जी, ऐसा कुछ कुछ वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आज आपका पूरा बंगाली वाला लुक आ रहा है। आपने बाल वाल ऐसे बनाए बिल्कुल तेल वेल अच्छे से चिपट के, और बिल्कुल फील वैसे ही आ रहा है। आज मेरे को लग ही नहीं रहा कि आप डूबे हो, आप मेरे को लग रहा है कि यार शरद चटर्जी और बनर्जी लिखना चाहिए आपको पीछे। ठीक है, चलिए, बहुत मेहनत करते हैं शरद, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, सारी खबरें। अभी फिर से हो सकता है 9 बजे आए हमारे साथ, आपके सामने वो लेके आएंगे 9 बजे के जो नवरत्न शेयर होते हैं। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुगर वाले स्टॉक्स चल रहे हैं। हमने आपसे 2-4 दिन पहले भी ये बात रखी थी कि ये एक दिन की गिरावट, एक दिन की बढ़त नहीं है, ये कंटिन्यूटी इफेक्ट होगा। कल बलरामपुर चीनी देखिए बढ़िया बंद हुआ है। आज खबर शरद बता के जा रहे हैं कि एमएसपी की चर्चा शुरू हो रही है मार्केट के अंदर, और 10 रुपये एमएसपी बढ़ रहती है तो वह बड़ी बात हो जाएगी। एक बार जरा आयुष जी आप ही चेक करना, बलरामपुर चीनी का चार्ट सही लग रहा है आपको? बलरामपुर चीनी की बात करें तो कल डेफिनेटली स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट 2-3 दिन से काफी अच्छा ब्रेकआउट है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और कल 420 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर किसी को लेना है तो यहाँ से लिया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 440 रुपीज का रहेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 410 रुपए का रहेगा। इनफैक्ट सारे शुगर सेक्टर्स में काफी अच्छा है। एक और स्टॉक अगर एमबी जी बोले तो मेरे को बजाज हिंदुस्तान भी अच्छा लग रहा है लेवल्स पे। बजाज हिंदुस्तान को भी यहाँ से लिया जा सकता है। आपने ना हमारे मन की बात छीन ली सर, बजाज हिंदुस्तान। मैं पूछना तो बजाज हिंदुस्तान ही चाहता था, लेकिन क्या था ना 36 रुपये का शेयर है और थोड़ा लोग एतराज़ भी करते हैं, चला हुआ शेयर भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। मैंने कल भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि ये पहला टारगेट हमारा 48 का है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है 70 रुपये का भी हो जाए, डबल भी हो जाए। सर आपका वैसे इस पर टारगेट क्या है बजाज हिंदुस्तान पे? बजाज हिंदुस्तान में जो फर्स्ट टारगेट हमारे लेवल्स पे जो बन के आ रहा है वो 48 रुपीज का है। ना एग्जैक्टली हमारा भी सर यही है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट डालेंगे तो 200 दिनों की एवरेज 48 पे आ रही है, जिसको चेज करने के लिए पहुँचेगा। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी आपको बलरामपुर चीनी भी मिल गया। शुगर वाले स्टॉक से भी बाहर निकलने का समय नहीं है, बने रहने का समय है। और बजाज हिंदुस्तान में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। अनुराग शाह से हमारे पास एक जानकारी भी आ रही है
और वो इंश्योरेंस सेक्टर से बड़ी खबर है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स एंड न्यूज़ और कुछ और खबरें हैं जो हम एडजस्ट करेंगे, आपके सामने पूछेंगे। अनुराग शाह, बताइए इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है जो मास्टर सर्कुलर के अंदर सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो रेगुलेटर ने बताया है, जिससे अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगी। और रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि अगर एक साल, सामान्य पॉलिसी में एक साल पूरा हो जाता है जहां पर पूरा प्रीमियम दे दिया जाता है, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को सरेंडर वैल्यू देनी होगी। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू किसी भी स्थिति में जो मौजूदा पेड अप सम एश्योर्ड है और जो फ्यूचर बेनिफिट है, पेड अप फ्यूचर बेनिफिट, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी स्पेशल सरेंडर वैल्यू में बढ़ोतरी होगी और जो इंटरेस्ट रेट मानी जाएगी वो 10 साल के जो जीसेक बॉन्ड यील्ड है उस पर 50 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड लगाकर उससे अधिक इंटरेस्ट रेट नहीं होनी चाहिए स्पेशल सरेंडर वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो इससे जो ओवरऑल सरेंडर वैल्यू है उसमें बढ़ोतरी होगी और इंश्योरेंस कंपनियों के मार्जिन्स पर असर होगा। रेगुलेटर के द्वारा दिसंबर 2023 के अंदर एक ड्राफ्ट लाया गया था जहां पर जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू थी उसको 2 गुना कर दिया गया था और उसमें देखा था कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा काफी विरोध भी किया गया था। लेकिन मार्च 2024 के अंदर जो फाइनल नोटिफिकेशन आया वहां पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखे और सरेंडर वैल्यू को पॉलिसी की अवधि के साथ जोड़ दिया गया। तो जो शुरुआती साल होते हैं, औसत साल होते 3-4 साल तक, वहां पर सरेंडर वैल्यू में किसी भी तरह का बदलाव नहीं था। लेकिन अभी जो मास्टर सर्कुलर के अंदर रेगुलेटर ने स्पेशल सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने का फॉर्मूला तय किया है, जिसमें साफ कहा है कि जो मौजूदा पेड अप सम एश्योर्ड है उससे कम वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर, अनुराग हमारे साथ जुड़े थे जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और खबर ये आ रही है कि सरेंडर चार्ज बढ़ सकता है, इंश्योरेंस कंपनियों के एक गाइडलाइन आ सकती है। अब देखना होगा क्या कुछ इस गाइडलाइन में निकल कर आता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर अब ज़्यादा सरेंडर वैल्यू मिल सकेगी। इस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, बताइए, ये जो खबर आ रही है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी, इस पर ब्रोकरेज का क्या व्यू निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है इस खबर के चलते। सबसे पहले यूबीएस की राय पर नज़र डाल लेते हैं। उनका मानना है कि सरेंडर वैल्यू बढ़ने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। सरेंडर वैल्यू बढ़ी जिसके चलते कंपनी का पे आउट भी बढ़ेगा, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर दिखाई दे सकता है। उनका मानना है कि प्राइवेट इंश्योरेंस के वीएनबी मार्जिन्स में 140 से 310 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। उनका मानना है कि एसबीआई लाइफ अभी भी उनका टॉप प्रिफर्ड पिक है लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स में। और सेक्टर डी रेटिंग, याद रखें इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में वैसे भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन अब डी रेटिंग खत्म हो जाएगा और शायद स्टॉक्स में अपमूव दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी पर तो इम्पैक्ट दिखेगा ही। इसके अलावा जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि ग्रॉस मार्जिन्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा इस सरेंडर वैल्यू के बढ़ने से। नेट मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा लिमिटेड इम्पैक्ट दिखाई देगा। हायर सरेंडर वैल्यू से ग्रॉस मार्जिन्स में 6 से 8 परसेंटेज पॉइंट्स का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। मैक्स और एचडीएफसी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस चेंजेस का, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा कम इम्पैक्ट इन दोनों ही स्टॉक्स पर दिखाई देगा। उनका मानना है कि थोड़े से कंसर्न्स कम हो सकते हैं अगर कंपनियां कुछ स्टेप्स लेती है तो, लेकिन ऑल इन ऑल सरेंडर वैल्यू के बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखेगा और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बदलाव का दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जहां पर कि ज़्यादा असर पड़ सकता है। सरेंडर वैल्यू मतलब पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के पहले अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं तो वो जो वैल्यू इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं वो है सरेंडर वैल्यू। और यहाँ पर कुछ कंपनियों पर, प्राइवेट प्लेयर्स पर खास करके ज़्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी। ये पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन रिपोर्ट्स के अलावा कुछ और भी रिपोर्ट्स आई हैं कंपनियों पर, और वो बताने के लिए हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए।
जीरो कॉन्कर पहला स्टॉक रहेगा जिस पे फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर इक्वल वेटिंग रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1083। उनके हिसाब से जो एक्जिम FY 2025 का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ वो हमें करीब करीब 15% में देखने मिलेगी। उनका अगर डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें तो वो करीब करीब 20% देखने मिलेगी, और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब करीब 18 से 20% देखने मिलेगी। एबिटा मार्जिन अगर देखें कंपनी की तो उनकी 24 से 25% से ग्रो करने की अनुमति है। और ऑल्सो जो केपेक्स प्लान है कंपनी का वो करीब करीब 610 करोड़ ये साल हो सकता है। अगर कंपनी की जो FMLM इंक टारगेट प्राइस देखें तो वो करीब करीब 50% वॉल्यूम से ग्रो कर सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, और इसी की वजह से उन्होंने जो है अपनी इक्वल रेटिंग निकाली है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा वरुण बेवरेजेस। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर वेटिंग रेटिंग निकाली जिसका टारगेट प्राइस है 1701 रुपीज़। कंपनी कह रही है कि जो नियर टर्म हीट वेव के कारण जो बेनिफिट्स है वो कंपनी को मिलेंगे, और ऑल्सो मीडियम से लॉन्ग टर्म थोड़े फोकस में कंपनी जो है फोकस करेगी अपने वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करने के लिए, और उनका जो मार्जिन है वो मेंटेन करने के ऊपर से कंपनी को जो है फूड बिजनेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है, स्पेशली अफ्रीका में, और कंपनी के फर्दर कोई प्लान्स नहीं है इक्विटी ग्रो करने के लिए। एमटा टेक अगला स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इंक्रेड ने जो है एड रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो करीब करीब 25% की उछाल उसमें देखते हैं। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2644 रुपीज़। वो कहते हैं कि जो फ्यूल सेल रेवोल्यूशन का दौर है वो अब शुरू हो गया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% CAGR से ग्रोथ करेगा FY 2024 से FY 2026 तक। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो वो करीब करीब 41% से ग्रो करेगा FY 2024 से FY 2026 तक। लास्टली नाइका पर आपको अपनी नज़र बनाए रखी है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी ओवरवेट रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 198 रुपीज़। मैनेजमेंट मीट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो नए कैटेगरीज है जैसे कि पर्सनल केयर हो गया, सीरम्स हो गया, सनस्क्रीन हो गया, वो करीब करीब 100% से ग्रो कर रहे हैं। और ऑल्सो जो होम ब्रांड्स हैं उनकी जो पीक जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी का GMV में वो करीब करीब 15 से 20% होगा। तो और क्योंकि जो कंपटीशन है ब्यूटी स्पेस में वो काफ़ी हाई चल रहा है, सो कंपनी का जो नियर टर्म फोकस है वो है डिलीवरी टाइम को कैसे वो कम करे उस पर रहेगा। सो दिस इज़ मॉर्गन स्टैनली का रेटिंग ऑन नाइका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्हें ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इस पर हमारी नज़र होगी और आगे भी चर्चा करेंगे। नरेश, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और सेक्टर जिस पे आपसे राय लेनी थी वो था सीमेंट पैक। देखिए हम कुछ दिनों से हाईलाइट भी कर रहे थे कि सीमेंट में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हमने खबर भी अपने दर्शकों को ये बताई थी कि जो बोरियों के दाम है वो अब बढ़ते हुए दिखेंगे, पर महेश कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं ये आपको, और क्या कुछ मौजूदा ट्रिगर्स हैं पूरे सीमेंट पैक के लिए? क्योंकि कई सारे मर्जर्स और एक्विजिशन को लेकर भी खबरें आ रही हैं मार्केट में। साथ ही मॉनसून के सीजन में जो दाम बढ़ाए गए हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये पीछे भी ले लेते हैं, दाम सस्टेन नहीं करते इन स्तरों पे, और उसके चलते थोड़े स्टॉक्स भी वॉलेटाइल होते हैं। तो सीमेंट स्पेस, क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है? पर अगर ये आ रहा है वापस तो इस बार कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सीमेंट पैक में? डेफिनेट कन्विक्शन वापस आ रहा है। और दो चीज़, एक अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट एज अ सेक्टर विल कम इनटू द फोकस एरिया। जो गवर्नमेंट का रुझान रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग, वी जस्ट रिसीव स्टेटमेंट्स की और 4 करोड़ 5 करोड़ घर बन सकते हैं रूरल हाउसिंग को लेके, अर्बन हाउसिंग को लेके। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रोड, रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस में जो स्पेंड होगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डबल इन द नेक्स्ट 5 years। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर विल रिमेन इन फेवर। अभी आते हैं डिमांड सप्लाई डायनामिक्स की तरफ। आज की तारीख में जो सीमेंट कैपेसिटी है और जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, दैट इज क्लोज टू 71-72% अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितनी भी क्लिंकर या ग्राइंडिंग कैपेसिटीज ऐड होंगी ऑन एन ऑर्गेनिक वे, यानी जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से होगी, I think that is going to be lesser than the demand that is expected to come through अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए। इसलिए प्योर इकोनॉमिक्स में जो हम कहते हैं डिमांड सप्लाई डायनामिक्स सेक्टर के फेवर में है। रियलाइजेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू आउटग्रो सप्लाई या रिमेन इन फेवर ऑफ द यूटिलाइजेशन लेवल्स फॉर द सेक्टर एज होल। तो 72% से यूटिलाइजेशन लेवल्स 75, 76, 77 में अगले कुछ वर्षों में जा सकती है। As that starts happening, एक जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है that starts playing out in terms of cement balance sheets। दूसरा इनपुट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेटको की कीमतें दर महीने दरों के हिसाब से आई थिंक हैज कम डाउन। वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर माइंस,
और इसके वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा और एबिटा पर टर्न होगा वो एब्सोल्यूट बेसिस पे बढ़ते जाएगा। तीसरा आई थिंक जो कैप्टिव हीट है बोथ इन टर्म्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी एज वेल एज कैप्टिव पावर प्लांट्स, इसकी एक जो परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन दैट इज गोइंग अप, और इसके वजह से आई थिंक जो सेविंग्स हो सकती है in terms of energy costs that can be substantial. Fourth, I think जो plants है they are very close to delivery centers, और इसके वजह से as more freight routes start opening up, logistic routes जैसे develop होते हैं logistic costs भी कम होगी, तो कहीं ना कहीं I think the sector will go through a phase of consolidation। जो 7-8 मिलियन टन की कैपेसिटीज है जो बढ़ाना नहीं चाहती that will get consolidated, and इसलिए I think sector is expected to show good growth dynamics going forward। तो मुझे लगता है काफी tailwinds और triggers हैं स्टॉक्स के लिए। अल्ट्राटेक, एसीसी, जेके सीमेंट जैसे लीडरशिप स्टॉक्स आप जरूर आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। ठीक है, एसीसी, जेके सीमेंट ये आपकी लिस्ट में है। सेक्टर को लेकर आप बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बेहतर होती हुई दिख भी रही हैं। देखिए कल खबर आई थी 10 रुपये दाम बढ़े, पहले बार तो रिएक्शन नहीं आया, पहले तो नेगेटिव खुले, लेकिन जाते आते फिर से वही डिमांड सप्लाई ज़्यादा हावी हो गया बजाय प्राइस के, और उसने फिर से मार्केट्स में ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज़ को डेज हाई पे जाके बंद किया। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ें, कुछ एक शेयर्स मैंने निकाल रखे हैं, मैं फटाफट से आज के मेहमानों से पता कर लेता हूं और स्पीड से टेक्निकल एनालिस्ट बताते जाएंगे। पहले बात कर रहे हैं अवनी भट्ट से। अवनी, जरा एक शेयर आप चेक करना, वर्लपूल। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर है, आपको ठीक लग रहा है? प्लस करना चाहिए वर्लपूल? जी बिल्कुल डिम्पी जी, ये करंट लेवल्स पे भी हम ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा डिप मिलता है अराउंड 1725 के करीब है तो वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 2135 का। ये ब्रेकआउट काउंटर है, मूविंग एवरेजेस काफी सपोर्टिव है, और इसमें नीचे हम सपोर्ट जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाएंगे 1602 का, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 1600 रुपये का ही लगा लो, 2 रुपये छोड़ देते मैम। 1600 रुपये का एक स्टॉप लॉस मोटा मोटी समझ लो, और ये शेयर बेहतर तरीके से चल सकता है। कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार थी, कल मेरे से सुबह सुबह पूछना बाकी रह गया था, उसके बाद मैंने आपको नोटिस भी करवाया था, और देखो डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। एक शेयर और भी है, मुक्ता आर्ट्स। ये रत्नेश जी एक बार ज़रा आप चेक करना, मुक्ता आर्ट्स के नाम से कंपनी है, MUKTA, मुक्ता आर्ट्स। एक बार ज़रा चेक करना, इसका चार्ट ठीक लग रहा है क्या? कैश का शेयर है। में देखेंगे काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, हालांकि की एवरेज तो लिया है इसने, कहेंगे की सपोर्ट लेवल के आसपास 68 रुपए का जो है वहां पे लिया है इसने। पर मुझे ऐसा लगता है एक थोड़ा सा पेशेंसली वेट करें, 75 रुपीज के ऊपर निकले, क्योंकि थोड़ा सा सप्लाई 75 का उसके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें तेजी जो हो सके रिज्यूम होगी, जो 80 से 85 तक जाएगी, तो वहां पे एक ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा सा बेहतर बैठेगा, तो वहां पे भी 71 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, 71 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें भी ध्यान रख सकते हैं। और ये देखिए कल ये बंद हुआ है, मैंने अपनी स्क्रीन पे डाल दिया, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको शेयर नहीं मिल रहा तो आप मेरी स्क्रीन से भी उठा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मुक्ता बढ़िया वीकली बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, मोमेंटम आ सकता है, इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप। आगे बढ़े, एक शेयर मेरे को जरा एक और पता करना है, वो है LIC हाउसिंग। आयुष भाई एक बार जरा आप चेक करना, LIC हाउसिंग ये शेयर आपको ठीक लग रहा है? कल अच्छी क्लोजिंग मिली है, अच्छा चार्ज लेके गया है, ज़्यादातर ऑप्शंस वालों ने भी इसको पकड़ा है, लेकिन आज ये सेकेंड डे भी चलेगा, इस पर मेरे को एक बार डाउट हो जाता है, जरा वो चेक करके बताओ आप। क्लोजिंग की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से काफी अच्छा स्टॉक में मूव दिया है। कल स्टॉक में वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है, 720 रुपए के लेवल के आसपास का इसमें एक ब्रेकआउट था। तो मुझे लगता है स्टॉक को यहाँ पे अभी भी लिया जा सकता है, स्टॉक में अभी भी यहाँ से चल सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है वो 745 रुपीज का रहेगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 704 रुपए का रहेगा। तो मुझे लगता है डेफिनेटली LIC हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ से लिया जा सकता है। एक शेयर आयुष जी आप और चेक कीजिए, वो है सनटेक रियलिटी के नाम से। सनटेक ऐसे लिखेंगे तो आपको पास आ जाएगा। प्रोड्यूसर साहब जरा डालिएगा स्क्रीन पर सनटेक रियलिटी। आयुष जी एक बार जरा वो शेयर भी आप चेक करो। सनटेक रियलिटी की बात करें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, कल स्टॉक तकरीबन 10% ऊपर था। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा अगर ये स्टॉक रिट्रेस होता है तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। 555 से 560 रुपए के आसपास ये का स्टॉक मिलता है तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। और अगर किसी के पास ऑलरेडी इसमें पोजीशन है तो मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा 567 रुपीज का, उसके साथ आप उसको होल्ड करके रखिए।
तो एक बार होल्ड भी कर सकते हैं। शेयर की कल क्लोजिंग बहुत ही शानदार थी। मेरा अगर आप चार्ट देखेंगे तो टिपिकली एक 2022 का भी ब्रेकआउट कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर आपको बनता हुआ दिखेगा। खैर एनी हाउ हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जेंसोल, एक बार किरण सर आप इसको चेक करेंगे। जेंसोल नाम की कंपनी है, जी से आएगी, GENSOL। आज इस पर एक खबर भी है जेंसोल पे, शायद कुछ ऑर्डर वगैरह का करार की खबर है। एक बार खबर भी प्रोड्यूसर साहब लेके आएगा स्क्रीन पर। किरण सर जरा चेक करना जेंसोल। जेंसोल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। 1000 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, ये तीसरी बार 1000 के ऊपर हमने कल क्लोजिंग देखी है। अब चांसेस है कि यहाँ से एक अपस्विंग आ सकता है। रीजन बीइंग 100 डेज और 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था एटलीस्ट उसके ऊपर है। कल का जो वॉल्यूम था वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है, तो डेफिनेटली यहाँ से अपस्विंग आ सकते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग में। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 980 का रखना है। अगर 980 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 1070 से 1080 तक की लेवल जा सकते हैं, जहां पे डेली चार्ट के ऊपर एक गैप भी है, तो डेफिनेटली 980 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। एक IEX का शेयर कल काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला। मयूरेश भाई एक बार जरा आपने उस शेयर को भी नोटिस किया होगा। इसमें बताने की बात नहीं है कि ये अभी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। भविष्य में जो होगा सो होगा। अभी तो पॉलिसी आई नहीं, अभी तो क्लब किया नहीं, अभी तो इसी के पास ही मोनोपोली है, अभी तो सीज़न इसी का ही चल रहा है। अब तो अलायंस की सरकार भी है, बहुत सारी चीज़ों पर अलग तरीके से भी हो सकती बातचीत हो। तो आपको IEX पे जो है पहले बादल से छटरे लगे हुए थे कि भाई इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, सारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सरकार कॉमन कर देगी, फिर एक कॉमन रेट निकालेगी, तो इनके रेट चले जाएंगे तब। तो वो आपको लगता है कि थोड़ा बैक बर्नर पीछे चला गया है। अब IEX को उससे डर नहीं है, चलेगा, ब्रेकआउट हो चुका है। फिलहाल हाँ, तो आई थिंक ये ओवरहैंग रहेगा, लेकिन डिम्पी जी की क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है, और इसलिए आई थिंक जो एक री रेटिंग की हम बात करते हैं फॉर IEX, ये थोड़ा शायद बैक बर्नर पे रहे, क्योंकि जब तक एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं आती कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ रहा है या कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ रहा है, लाइक अ PTC also has its own platform and PTC is one of the largest customers of IEX also apparently। तो ये सारी चीजें और अटकलें जो हैं ये री रेटिंग से शायद रोक सकती है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। पर जहां तक मोमेंटम का सवाल है, एब्सोल्युटली एग्री विद यू, मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। जो डे अहेड मार्केट है वहां पे रेट्स ठीक ठाक चल रहे हैं। जो वॉल्यूम ग्रोथ है आप देख ही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीक पावर डिमांड 250 गीगावाट्स कल हिट कर चुकी थी, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इवन फर्दर जैसे और इनरोड्स होंगे इन रूरल इंडिया। और इनका जो गैस ट्रेडिंग का भी प्लेटफॉर्म है दैट इज जस्ट इन इट्स नेसेंट स्टेज, वहां पे जैसे पिकअप स्टार्ट होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी वो ट्रेडिंग के हिसाब से, मुझे लगता है वहां से भी एक कंट्रीब्यूशन आने लग जाएगा ऑन द ओवरऑल बैलेंस शीट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम बरकरार रह सकता है, बट फंडामेंटली आई थिंक थोड़ा एक ओवरहैंग होगा इन टर्म्स ऑफ अ कंप्लीट रीरेटिंग ऑफ द स्टॉक। ठीक है, शेयर तो ठीक है, लेकिन वो ओवरहैंग अभी भी बरकरार है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ओवरहैंग की जो कलर है ना वो थोड़ा फेड होता जाएगा, फिर आप सोचेंगे नहीं इसके बारे में। और आपको ध्यान होगा हमने 145, 150, 155 इस लेवल पे कई बार आपको शेयर नोटिस करवाया है कि 155 के बाद ये शेयर अपने आप में हेल्दी होने लगता है, ये ICU से निकल के वार्ड में चला जाता है, ठीक होने लगता है। और आप देखिए धीरे धीरे करके अब तो हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल गई, आप ऐसे समझ सकते हो। 20-25 रुपये कम नहीं होते इस शेयर के अंदर, IEX से शेयर्स के अंदर। एक और शेयर मेरे को अवनी भट्ट से पता करना है, अवनी वो है HFCL का, HFCL एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। अवनी उसके अंदर 115 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जितनी खरीदारी हुई है ना, लग रहा है कि 115 पार करके आगे निकल जाएगा। चांसेस कितने कि 115 को पार करके HFCL चलेगा? HFCL ने 108 का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कल बंद दे दिया है, मूव भी अच्छा है। अगर आपको पिछले मंगलवार के गिरावट का अगर फॉल छोड़ दे तो उसको छोड़ करके बाकी जो है एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ 125 तक चल सकता है बहुत ही जल्द। मेरे हिसाब से एक आध हफ्ते के अंदर हमें 122 से 125 तक के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह HFCL पर आपके लिए। इस बीच कुछ और भी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। टोरेंट फार्मा के लिए एक नेगेटिव खबर है, कुछ 5 आपत्तियां मिली हैं कंपनी को। रत्नेश जी, खबर नेगेटिव है, क्या चार्ट्स में भी आप थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं टोरेंट फार्मा के? तो
लोरेंट शर्मा आप देखेंगे तो वैसे तो काफी इसमें अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है, कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन बना रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी नेगेटिव न्यूज के कारण थोड़ा सा अगर ये नीचे खुलता है तो यहाँ पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2750 27 70 काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं आता है इसके आसपास में तो वहाँ पे एक खरीदारी की राय बन सकती है। 2720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। नेगेटिव है, ओपनिंग पर नज़र रहेगी। अगर थोड़ा नीचे खुलता है तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं, लेकिन खरीदारी की जल्दबाजी ना करें। पहले टोरेंट फार्मा पर रिएक्शन देख लेते हैं इस खबर का। अरविंद, इस स्टॉक में भी खबर है आज, और कंपनी में के संतेज प्लांट में कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस हड़ताल के कारण उनको करीब 180 से 200 करोड़ का नुकसान भी हुआ है, और बिक्री में भी 2% का असर हुआ है। और स्टॉक प्री ओपन सेशन में अब हम आ चुके हैं, उसमें थोड़ा रिएक्शन भी दे रहा है। अरविंद लिमिटेड 1.5% नीचे है। क्या यहाँ पर, और किरण, अरविंद लिमिटेड पर क्या और कमजोरी देख रहे हैं आप? अरविंद लिमिटेड की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, जिस तरह से ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 360 का लेवल होल्ड है, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं काउंटर में वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न आ रहा है। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो 360 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो भी खरीद सकते हैं। डेफिनेटली 360 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 395 400 तक जाने की गुंजाइश है। तो एक रेंज के अंदर है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 360 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो अरविंद लिमिटेड यहाँ पे भी आज नजर रहेगी। पर चलिए, 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है ये जानने का कि आज 9 बजे के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं, और इसके लिए चलेंगे शरद के पास। पर शरद, स्टॉक लिस्ट बताने से पहले आप कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लीजिए, क्योंकि बर्थडे को आपने खबर बताई थी कि भारत नेट से बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं तेजस नेटवर्क को और साथ ही HFCL को, और ये दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में। और HFCL की हम कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे, तो वहां पे भी जबरदस्त मोमेंटम है शरद। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा। जब हमारा पहला स्टॉक जो है 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट, और हमने 6 जून को जो है खबर सेगमेंट में ही बताया था आप लोगों को कि कंपनी जो है नए बिजनेस लाइंस में जा रही है। और अब जो है न्यूज़ फ्लो भी आ गया है, कंपनी एक्वायर करेंगी ET मनी को। 370 करोड़ का ये डील है। लगभग वेल्थ टेक स्पेस ये नया बिजनेस लाइन है जहाँ पे ये आने वाले हैं। और जो ट्रांजैक्शन है वो जो है आप कह सकते हैं वैल्यूड है 12 टाइम्स FY24 सेल्स के नंबर पे। ये लार्जली कहेंगे तो अट्रैक्टिव लेवल्स पे जो है एक्विजिशन हुई है। शोभा की बात करें तो 2000 करोड़ रुपए रेस करेंगे राइट्स इशू के जरिए, और इंटरेस्टिंगली इशू प्राइस 20% डिस्काउंट पे है। अगर आपको जो है 47 शेयर्स अगर आप होल्ड करते तो आपको 6 राइट्स के शेयर्स मिलने वाले हैं। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। 19 तारीख को जो है रिकॉर्ड डेट है जून के महीने में, और ये जो इशू खुलेगी 28 जून से 4 जुलाई तक खुलेगी। नेस्ले के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। कंपनी जो है मेंटेन रखी है अपनी रॉयल्टी पेमेंट को अपनी पेरेंट कंपनी को 4.5% पे। बाजार का अनुमान था कि ये रॉयल्टी का आंकड़ा बढ़ सकता है, पर ये नहीं बढ़ा है, तो एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1340 करोड़ रुपए का जो है एक बड़ा ऑर्डर आया है गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड से। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज तो हमने बात की, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी आई है। उसमें PTFC फाइनेंशियल सर्विसेज और PTC कंपनीज जो है फोकस में रहेंगे। सेबी ने जो है रोक लगा दी है उनके CMD और जो ex-PFS MD है बोर्ड सीट्स में होल्डिंग के लिए। अब उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज देखने मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स नेगेटिव डेवलपमेंट जो है इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिलेगा। आज वोडाफोन आइडिया सबके नज़र में रहने वाला है। आज फंड रेज का जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग डेट है, जहां पे फंड रेज इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स द्वारा जो है कर सकते हैं। कंपनी ऑलरेडी देखा जाए तो 20,000 करोड़ की जो है फंड रेज कर चुके हैं, जहाँ पे दिग्गज नाम जैसे कि GQG, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस पार्टिसिपेट किया है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस। यहाँ पे इनके मैनेजमेंट एनालिस्ट डे था। गाइडेंस जो वित्त साल 2027 का तो उन्होंने रीअफर्म किया, उसमें कुछ नया नहीं था। एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन जो है 23 से लेकर 25% बढ़ सकती है वित्त साल 27 तक, और आगे जाते हुए अगले जो वित्त साल 2025 में मार्जिन एक्सपेंशन दिखने लगेगा। ब्रोकरेजेस एक थम्सअप भी दिया है, ये उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है 2 टाइप का प्ले है। टेलीकॉम प्ले का स्टेबिलिटी मिलता है इनको, और IT सेक्टर का ग्रोथ मिलता है। तो ये एक विशेष टिप्पणी निवोमा ने भी किया है। 7 स्टॉक्स तो हो गए, लेकिन हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे BNK ने जो है आर्कियन केमिकल्स पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। लक्ष्य रखा है 864 रुपीज़, यानी कि करंट लेवल से 40% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रहा है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
जो कमोडिटी केमिकल वाले इनके पेयर्स होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतरीन इनका जो है रिटर्न रेशियोज़ है, और अभी इसके वैल्यूएशंस FY26 के EPS के हिसाब से सस्ता चल रहा है। ओवरऑल ऑलमोस्ट 13 टाइम्स, और उसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 17 टाइम्स है, यानी कि स्टॉक अभी सस्ता है। तो ये 8 स्टॉक्स तो हमने बात कर दी, लेकिन हमारा आखिरी सेगमेंट जो खबर का सेगमेंट होता है, जहाँ पे मैं जो होते हैं खबर वाले शेयर्स लेके आता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आज का खबर है PDS। ये कंपनी जो है टेक्सटाइल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी आउटसोर्सिंग करता है ग्लोबल ब्रांड्स को लेके, और हमारा खबर यही है कि कंपनी जो है एक बड़ा ग्लोबल MNC ब्रांड के साथ बातचीत चल रहा है और एक बड़ी टाई अप आ सकती है उनकी आउटसोर्सिंग ऑर्डर को लेके। अब ऑफ कोर्स ये जो आउटसोर्सिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि ये डील क्लोजर अगले 1 से 2 महीने में हो सकता है, और हाल ही में पिछले 4 से लेकर 5 दिन में जो है स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम बाइंग भी देखने मिल रही है, और बाजार का जो है थोड़ा बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है, क्योंकि इसके जो वैल्यूएशंस है वो भी सस्ते हैं। लगभग आप 15.5 गुना जो है FY26 के PE पे कंपनी चल रही है, और जो इंडस्ट्री के इनके पीयर्स हैं वो 20 के ऊपर हैं। तो इस स्टॉक को भी ज़रूर नज़र में रखिएगा। ये आकाश बंसाली बैक्ड स्टॉक है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी 9 के नवरत्न शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे रहेगी नज़र, और कई सारे स्टॉक्स खबर के दम पे भी काफ़ी एक्शन में है। पर इस बीच आप एक बार कमोडिटी मार्केट से जुड़ा अपडेट भी ले लीजिए, जहाँ पे सोने में करीब 500 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ चांदी में भी 2000 रुपये की गिरावट है MCX पे। हम देखें तो कल जब CPI के डेटा आए थे तो इनमें तेज़ी ज़रूर थी, पर जिस तरीके से FOMC की मीट आई और इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा स्थिर होते हुए दिखे, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी सुधरी, तो यहाँ पे कमोडिटीज़ में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर दिख रहा है। पर चलिए हमने एक्सपर्ट्स के पास फिर से जुड़ेंगे, कुछ ही समय रह गए हैं मार्केट ओपनिंग में। पर किरण, एक बार आपसे PDS पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आज खबर के दम पे एक आउट ऑफ फोकस पे रहेगा, और हम देख रहे हैं कि शरद के जो काउंटर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो PDS के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही एक बार स्टॉक पे अपनी राय भी दे दीजिए। PDS लिमिटेड की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर पिछले 5 दिन से कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर से 400 से स्टॉक 500 तक की एक रैली दे चुका है। साथ ही साथ देखोगे तो टेक्निकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कल सस्टेन भी हुआ था। तो हालांकि 5 दिन में एक 20% काइंड ऑफ रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने के लिए तो मैं डिप की वेट करने के लिए बोलूंगा कि 480 490 के बीच में कोई डिप मिलती है तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो अभी बन रहा है वो 470 का बन रहा है, तो 470 के स्टॉप लॉस से गिरावट में आप बाई कीजिए। ऊपर में कहीं ना कहीं वापस ये स्टॉक 580 590 तक जाने की गुंजाइश रखता है, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 470 के स्टॉप लॉस के साथ। उसकी सलाह है PDS पे, इस पर आप नज़र ज़रूर रखिए। पर इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कि आज आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है, कहाँ पे है आपकी नज़र? जी सृष्टि, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो 2 पिक्स जो मुझे अच्छी लग रही है, फर्स्ट होगा एक्साइड। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और प्राइस 525 के ऊपर सस्टेन कर रही है। सो मैं 525 इस क्रूशियल लेवल को ही स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा, और टारगेट होगा 570 570 का। और नेक्स्ट पिक होगा CESC। ये स्टॉक वीक मार्केट में भी कंसोलिडेट कर रहा था जब मार्केट ने वीकनेस दिखाई थी, तो अब मुझे लग रहा है अगर मार्केट यहाँ से पिकअप हो, ये स्टॉक अच्छी मूव दे सकता है। तो यहाँ पे 135 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख के मेरा टारगेट होगा 175 175 का। CESC यहाँ पे आपको रख रही है नज़र। पावर स्पेस पे काफ़ी एक्शन भी हम देख रहे हैं, पावर से जुड़ा स्टॉक है CESC, और साथ ही साथ एक्साइड पे नज़र रखिए। जहाँ तक मुझे याद है रतेश के भी रेडार पे एक्साइड इंडस्ट्रीज था, अभी प्रसाद को भी पसंद आ रहा है। काफ़ी शानदार तरीके से इस काउंटर में मजबूती देख रहे हैं, 570 के टारगेट्स देख रहे हैं प्रसाद। पर चलिए, इस बीच प्री ओपन में मार्केट्स थोड़े सेटल होते हुए दिख रहे हैं, और अभी हम देखें तो रिकॉर्ड स्तर पे जो है शुरुआत की तैयारी, जहाँ पे 23,480 के स्तर जो है दिखा रहा है निफ्टी 50, 150 अंकों से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी है। और साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 300 अंकों की तेज़ी वो काउंटर भी दिखा रहा है। अब बस जानने की बात यह है कि क्या हम इस तेज़ी को सस्टेन करेंगे या नहीं, और इस गैप अप पे अगर आप सस्टेन करते हैं तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करें। और डिप्पी, आपसे समझना चाहेंगे क्या होगी आज की रणनीति, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कल करीब गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में था, आप खुले 80 पॉइंट ऊपर। आज गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर था, आप खुले 160 पॉइंट ऊपर। तो कुल मिला के बाज़ार का जो फ्यूल है वो काफ़ी फास्ट एनर्जी दे रहा है इस समय,
और आपने गैप ओपनिंग कर दी। ये गैप ओपनिंग आपने दो चीज़ों के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, जिनको खोलते ही प्लस करना था उनकी तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। दूसरा, रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आप लैंड करोगे सीधा। ये 480 और 500 सवा 500 वाला एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है, आपकी लैंडिंग वहीं हो रही है। और अगर आपने वहाँ से पार कर गए तो फिर मार्केट जो है शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबा सकता है और फिर शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट के अंदर आ सकती है। एक और चीज़ आज मैं जोड़ना चाहूँगा, आज ना वीकली बेसिस पर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह का गैप खोलते हैं ना तो प्रीमियम्स मिलते हैं कॉल्स के, और टिपिकली राइटर्स उसी को खाने का इंतज़ार करते हैं कि आप लाओ इस तरह का गैप, उसके बाद हम उसको ईट करके जाएंगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि जो भी प्रीमियम्स मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस के, ये कहीं मैं चारा तो नहीं बन रहा हूँ राइटर्स का। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, ऑप्शंस वालों को तो खासकर अवेयर रहना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा 10-15 मिनट दूंगा ये 480, 500, सवा 500 वाली रेंज को पूरी तरह से पार होने में। मेरे से छूटेगा क्या भाई, तेजी एक राउंड की तो छूट जाएगी, 100 पॉइंट तो छोड़ूंगा, और क्या छोड़ूंगा मैं, 100-150 पॉइंट वो छोड़ दूंगा, लेकिन कन्फर्मेशन तो लाऊं पहले मैं, पता लगे मैं इस ट्रैप में मैं भी फंस गया। तो थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने जो ओपन कर रहा है वो कर रहा है 50,180 के आसपास। 50,200 का लेवल आप ऑलमोस्ट कल भी देख चुके हो, यहीं से रिवर्स भी हुए थे। तो इसलिए बैंक निफ्टी भी उसी जगह पर ओपन कर रहा है जो एक रेजिस्टेंस का टिपिकली एरिया है, बट उस रेजिस्टेंस का कॉर्नर भी है। तो अगर ये और चलेंगे तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देंगे, अगर ये नहीं चले तो फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हैं। क्या नीचे आएंगे बहुत ज़्यादा, उसके चांसेस मेरे को कम लगते हैं। फिलहाल मार्केट जो गैप है वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट के साथ भी आ रहा है, जिनको खुलते सौदे प्लस करने थे, लेकिन वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स के लेवल अच्छे हैं। हर छोटी सी खबर जो भी अच्छी आ जा रही है ना, मार्केट उसको बैक टू बैक भुना रहा है। वो एक दिन एक घंटा भी नहीं ले रहा। आपने कल ही तो दिखाया है ना फेड के फैसला, आज सुबह गैप ले लो आप कोई अच्छी खबर लाओ गैप ले लो आप, या अच्छा सा मूवमेंट दिखा दो। तो ये मार्केट के अंदर एंजाइटी और फोमो फैक्टर को भी बताता है। ये हुआ क्या है कि गैप आया नहीं तो जो मिला नहीं, तो अभी क्या हो रहा है ना, लॉस्ट हो रहा है, लोगों का पेशेंस लॉस्ट हो रहा है, और वो इसी पेशेंस लॉस्ट के अंदर आना चाहते हैं मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ कई लिहाज से अच्छी भी है और कई लिहाज से बुरी भी है, बट थोड़ा आप ध्यान से काम कीजिएगा। मैं तो इतना ही बोलूँगा ओपनिंग में जिनके पास पोजीशन नहीं है उनके लिए तो अभी सिस्टम ठीक नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनका तो कहना ही क्या, वो चाहें तो 23,480, 500 पे प्रॉफिट बुक करना चाहे कर सकते हैं। 50,200 के आसपास चलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। वो उनकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया तो रिवॉर्ड का लेने का हक भी उन्हीं का पहले बनता है। आ जाते हैं शेयर्स पे। आज मार्केट को अच्छे से स्ट्रेंथ कौन देगा, पावर कौन देगा, पहले जरा स्क्रीन पे 50 शेयर्स यानी कि बड़े शेयर्स दिखाता हूँ मैं आपको। नेस्ले इंडिया 2% गैप के साथ खुलेगा, M&M 2% गैप के साथ खुलेगा, अल्ट्राटेक 0.25% गैप के साथ खुलेगा। इसके अलावा NTPC, टाटा मोटर्स ये फिर से गैप के साथ खुलने जा रहे हैं। प्रशांत जी आज हमारे पैनल पे हैं। प्रशांत जी ने 12 बजे के कार्यक्रम में हमको परसों टाटा मोटर्स बताया था, कल रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी हमने 1.5% का गेन दिखाया, आज फिर से 1.25% के गैप के साथ खुल रहा है। तो टाटा मोटर्स की आपको बहुत बधाई, ये प्रशांत जी ने बताया। कुछ बोरा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनसे जैसे मार्केट खुल जाएगा फिर बातचीत करेंगे, थोड़ा कुछ और ट्रेड भी लेंगे उनसे। HDFC लाइफ आज कमज़ोर खुलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कमज़ोर खुलेगा और ग्रासिम भी कमज़ोर खुलेगा। ये जो सरेंडर वैल्यू वाली खबर है ना, ये शायद हो सकता है कि कुछ लाइफ इंश्योरेंसेस कंपनीज़ के लिए नेगेटिव हो, जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक। लेकिन जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट आएगा तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। जेंसॉल के पास आज एक न्यूज़ थी, वो 5% के फिर से सर्किट पे खुलेगा। आज जो साल का हाई टेस्ट करने जा रहा है वो है भारती एयरटेल, सिप्ला और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये खुलते ही साल का हाई टेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा और, अच्छा ठीक है मार्केट ही खोल देते हैं, अब फिर चेक क्या करना। वैसे तो मैक्स हेल्थ केयर 361, पावर इंडिया, ये कुछ एक और शेयर्स है जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन क्या शानदार आपको मिली है, 1500 एडवांसेस हैं, 160 शेयर है। जिस मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा था, एग्जैक्टली मार्केट ने वही लैंड किया और वहाँ से करीब 50-60 पॉइंट उसने खो दिए। 23,427 है। ये जब तक 23,500 को अच्छे से पार नहीं करेगा तब तक बहुत ज़ोर से मोमेंटम नहीं दिखाएगा। स्क्रीन पर 361 को हटा के एक बार बैंक निफ्टी दिखाइए। निफ्टी बैंक करीब 168 पॉइंट है,
तो ये भी क्या हुआ कि 52,000 के रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया, मतलब 50,200 पे, और वहाँ पे आके फिर से टकराया और करीब अभी 200 पॉइंट ही ऊपर है, जबकि इसने गैप देना था करीब 350 पॉइंट का। तो खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा बाजार नीचे आए हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरी नज़र उस रेजिस्टेंस एरिया पे है, गैप के साथ एक अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो गई है, लेकिन ये अगर और नीचे आए तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का काम करेंगे, ये रिपीट टेलीकास्ट भी करेंगे कल वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा फिर, ठीक। लेकिन आप ये एक होगा, एक ट्रिगर भी निपट जाएगा। अच्छा, अब आ जाता हूँ बढ़ने वाले शेयर्स पे, जरा पहले वो स्क्रीन पर लेके आइएगा। नेस्ले इंडिया जरा स्क्रीन पे दिखाइए, वो बढ़िया चल रहा है आपको। एक और चीज़, जब ढोल नगाड़ों की बात आती है तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स पर ऊपर पहुंच गया है, और आप इस समय देख रहे हैं बाजार नई ऊंचाई पर, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड्स पर ऊपर गैप करेंगे तो रिकॉर्ड बनाएंगे। ऑलरेडी लेवल्स पे तो चल ही रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे है, तो बैंक निफ्टी को आने पे थोड़ा भी समय लग सकता है, बैंक निफ्टी के लिए हम वेट करेंगे। नेस्ले स्क्रीन पे दिखाइएगा, आज नेस्ले का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, कुछ एक एनालिस्ट अभी इसको पकड़ेंगे भी। तो नेस्ले इंडिया 2% ऊपर, एमएडएम करीब 2%, अल्ट्राटेक करीब 1.5% ऊपर आपको दिखेगा। एनटीपीसी भी दिखाइए जरा स्क्रीन पर, वो भी 1 से 1.5% आपको ऊपर दिखना चाहिए। कुछ और शेयर्स भी हैं जो मार्केट के अंदर अपना दम दिखा रहे हैं, वो जरा वरुण बेवरेजेस दिखाइए 2% ऊपर, जोमेटो 2% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 2% ऊपर। आज रत्नेश जी की कॉल थी अंबुजा सीमेंट, ठीक है। एक बार जरा कैनफिन होम्स भी दिखाना, और एलएनटी भी स्क्रीन पर दिखा सकते हो। कैनफिन होम्स और एलएनटी, आज ये अवनी भट्ट के ट्रेड थे। एक बार जरा कैनफिन होम्स और ये भी दिखाइए एलएनटी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। किरण सर के कॉल दिखाइए, आरती इंडस्ट्रीज़ और जेएसडब्ल्यू स्टील, आरती इंडस्ट्रीज़ और जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी दिखा देना। आयुष सर के भी ट्रेड दिखाना, और वो ट्रेड हैं नवीन फ्लोरिन और आईईएक्स, नवीन फ्लोरिन और आईईएक्स, ये 2 शेयर भी दिखाइए। एक्साइड भी दिखा देना, रत्नेश जी की कॉल है ये, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इस पे भी आप एक बार नोटिस कीजिएगा। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स के ट्रेड हैं वो आपको बढ़त के साथ अच्छे तरीके से काम करते दिख रहे होंगे। इंडेक्स ने जो ओपनिंग का चौका मारना था वो मार दिया, लेकिन उसके बाद रुक सा गया। यही मेरा पॉइंट था जो मैं आपको सुबह नोटिस करा था कि आप रेजिस्टेंस के एरिया में खुल रहे हो, उसके बाद देखते हैं आप कितने जोड़ते हो अपने पॉइंट्स। तो फिलहाल अभी 50,5100 के आसपास बैंक निफ्टी, और दूसरा 23,400 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आईटी इंडेक्स थोड़ा तेज है वापस से, ये नोटिस करने वाली चीज़ बन गई है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा, जरा वो दिखाइए। फिर पूजा आपको जरा छोटे मझोले शेयर्स के बारे में जानकारी दे देंगी, और उसके बाद फिर हम ओपनिंग के ट्रेड लेना आज के मेहमानों से शुरू कर देंगे। जरा हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए। 5 बड़े शेयर भी अगर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे तो मैं हीट मैप से दिखा देता हूँ वो कितने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। उसमें HDFC है, उसमें रिलायंस है, उसमें LNT, इन्फोसिस, TCS, ये सब शेयर बनते हैं। रिलायंस और HDFC तो मेरे को आधा % करीब ऊपर दिख रहे हैं। डिविस लैब आज का स्टार परफॉर्मर 2% ऊपर, नेस्ले ऑलरेडी ऊपर है, SBI लाइफ ऊपर, हिंडाल्को ऊपर, इन्फोसिस भी ऊपर है। अगर मैं 5 शेयर देख रहा हूँ ना, तो एक HUL है मेरी लिस्ट में जो एक नेगेटिव है, अदरवाइज इन्फोसिस भी मेरे को हीट मैप में दिख गया, बस एक HDFC और दूसरा तो नहीं दिखा, और एक वैसे रिलायंस ऊपर है बट वो 7-8 रुपये ही ऊपर है। पूजा आप जरा छोटे मझोले शेयर्स बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिड कैप स्पेस में रियल एस्टेट स्टॉक्स चल रहे हैं आज। प्रेस्टीज एस्टेट ऊपर है, शोभा डेवलपर्स देखिए 5% ऊपर आ चुका है। खबर भी पॉजिटिव है, कंपनी की 2000 करोड़ जुटाने की योजना है, उसके चलते खबर का रिएक्शन आज ये स्टॉक दे रहा है। शोभा डेवलपर 5% ऊपर। KEI इंडस्ट्रीज में भी अच्छी तेजी, 3% की तेजी वहाँ पर भी है। रियल एस्टेट कंपनियों में हम देख रहे हैं कि और नाम ले, फिनिक्स मिल्स 2% ऊपर है, वेस्टर्न कॉर्प 2.5% ऊपर। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड लेवल्स पर खुला है, यहाँ पर भी हम लगातार एक रिकॉर्ड लेवल देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो खबरों के ही चलते आज हम देख रहे हैं कि PB फिनटेक 2% ऊपर, JSW एनर्जी में करीब 2% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा JSW एनर्जी, JSPL जैसे स्टॉक्स भी 2% की मजबूती के साथ खुले हैं। पेट्रोनेट LNG में भी कल की तेज़ी आज कंटिन्यू, और 1% मजबूत पेट्रोनेट LNG का भी स्टॉक खुला है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में 1.5% की तेज़ी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी ऊपर है आज। कल काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी, आज भी ऊपर है, करीब 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और नज़र बार बार जा रही है रियल एस्टेट काउंटर्स पर ही, वहाँ पर शानदार तेज़ी। ओबराय रियल्टी भी अब 1% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, बजाज, हिंदुस्तान
इसके अलावा कुछ और शुगर स्टॉक्स की बात करें तो श्री रेणुका शुगर्स अब ऊपर आ चुका है 4%। तो ये कुछ स्टॉक हैं शुगर स्पेस में। आज खबर भी है सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करिए, एमएसपी तय करने की बात करिए, जिसके चलते आज शुगर शेयरों में भी तेजी है। तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉकेट है मिड कैप स्पेस में जो कि तेजी में है। रियल एस्टेट पर नज़र रखिए, आज शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं और इसके अलावा कुछ चुनिंदा कंपनी जो इसमें की खबरों के चलते आज एक्शन नज़र आ रहा है। चलिए अब इस बीच कुछ ओपनिंग ट्रेड्स के लिए चलते हैं सृष्टि के पास। तो चलिए अब हमारे सभी एक्सपर्ट से एक एक करके उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेंगे। एंड रत्नेश, गुड मॉर्निंग। आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे आपके आज ओपनिंग कॉल्स? गुड मॉर्निंग। मेरे 2 ट्रेड रहेंगे ओपनिंग में। तो मुझे सबसे पहले एस्ट्रा माइक्रो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो आगे बढ़ेगी। 920 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है 980 और 1020 से 2 टारगेट आ सकते हैं। एक और ट्रेड देना चाहूंगा मैं लोधा में काफी अच्छा एक मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक 1480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1600 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। रत्नेश के पास मैं सबसे पहले इसलिए आई क्योंकि ये काफ़ी हाई मोमेंटम वाले काउंटर्स जो हैं पकड़ते हैं। आप देखिए शुरुआती टिक के बाद ही 5 मिनट में ही दोनों काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहाँ तक मुझे याद है कल भी हमारे एक एक्सपर्ट ने इसको रिकमेंड किया था कि ये काउंटर उनको अच्छा लग रहा है। मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। इस पर आप नज़र रखिए। पूजा हाईलाइट भी करी थी पूरे रियल एस्टेट में किस तरीके का एक्शन है, और साथ ही एस्ट्रा माइक्रोवेव यहाँ पे भी ओपनिंग के बाद अच्छा एक्शन है, इसको भी आप रेडार पे रखिए। प्रशांत, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आपके कॉल्स? आपके ओपनिंग ट्रेड्स? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्रशांत। ऑलरेडी ऑन म्यूट हूँ। ओके, अब आ आप रही है सुन पा रहे आवाज हैं? आपकी, बताइए। ओके ओके जी। तो मुझे ओपनिंग के बेसिस पे एबी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। कल ये 20 दिनों की एवरेज के साथ स्ट्रगल कर रहा था, बट अगर हम देखें आज ये एक स्ट्रांग ओपनिंग दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन 8200 230 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए, थोड़ा डीप, और यहाँ से होल्ड करना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 8700 टू 8800। ठीक है, तो एबीबी यहाँ पे आप नज़र रखिए। 1% की फ़िलहाल मजबूती है, और प्रशांत इस पे अपनी नज़र लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स, आपको 8700 का टारगेट ध्यान में रखना है, 8230 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। किरण, आपसे अब समझना चाहेंगे कहाँ पे हैं आपके ओपनिंग कॉल्स? सो एचडीएफसी बैंक के साथ हम जाना चाहेंगे। 2 ओपनिंग कॉल्स रहेंगे। पहला तो हम फ्रंटलाइनर एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहेंगे। जिस तरह से बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म है, चांसेस है कि एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा, और देयर आर चांसेस कि हम अच्छे खासे लेवल के ऊपर देखें। सो एचडीएफसी बैंक 1580 के आसपास है, लॉन्ग करना चाहिए। डिम्पी जी ने भी हमें मॉर्निंग ट्रेड्स के अंदर हम जब बात कर रहे तब वहाँ पे उनका भी रुझान पॉजिटिव था एचडीएफसी बैंक के अंदर। सो करंट मार्केट प्राइस से कोई भी गिरावट पे एचडीएफसी बैंक लॉन्ग कीजिए, 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1600 तक की रैली एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकती है। दूसरा एक काउंटर है पेटीएम। पेटीएम का अगर आप चार्ट चेक करोगे तो कहीं न कहीं एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न था। 410 420 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा था। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि विथ वॉल्यूम प्राइस ऊपर आ रहा है। आज 410 के ऊपर ही ओपनिंग हुई है और कहीं न कहीं सस्टेन है। तो थोड़ा सा हाई रिस्क की कॉल है। 1-2 दिन के लिए डेफिनिटली पेटीएम लॉन्ग करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 400 का आप रखिए। अगर 400 के नीचे ये प्राइस नहीं जाता है तो चांसेस है रिसेंटली जो एक हाई बनाया था 440 450 वहां तक जा सकता है। तो थोड़ा हाई रिस्क की कॉल है। ऑलरेडी हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके 400 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली ले सकते हो। 400 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। 440 का टारगेट देख रहे हैं किरण, और साथ ही दिग्गज एचडीएफसी बैंक पे नज़र रखिए। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम की उम्मीद है। किसी भी गिरावट में और भी खरीदारी करनी है, ऐसी राय आ रही है, और देखते हैं कि इसके चलते निफ्टी बैंक पे क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर कुछ अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके कहाँ पे हैं ओपनिंग कॉल्स? तो सृष्टि, यहाँ पे एक स्टॉक है संदूर मैंगनीज करके। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो ग्रेजुअल ही सही, बट जो इसकी रिकवरी रही है काफी शानदार रही है। अब इसमें एक माइनर सा रेजिस्टेंस है 570 का, जिसके डोर पे ही आज नॉक कर रहा है। कल अच्छा वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। हमें लग रहा है ये माइनर रेजिस्टेंस टेकआउट हो जाएगा। स्टॉक 585 और 595 के जो जोन हैं यहाँ के लिए रेडी हो रहा है। 555 555 इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चले।
तो संदूर मैंगनीज इसको अपने रेडार पे रखें। संदूर मैग्नीज यहाँ पे कुछ की पसंद है। संदूर मैग्नीज पे आप रखिए नज़र। और साथ ही साथ ओके, मैं देख पा रही हूँ कि केमिकल काउंटर्स भी जो है थोड़े थोड़े निचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स की नज़र जो है इस स्पेस में थी। और साथ ही अगर हम देखें तो निफ्टी 50 को लीड करता हुआ दिख रहा है HDFC लाइफ। यहाँ पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू में जो भी बदलाव हुए हैं, अब कहीं ना कहीं कुछ ब्रोकरेजेस ये भी मान रहे हैं कि जितनी भी चिंताएं थी वो अब थोड़ी सी ओवरहैंग जो है कहीं ना कहीं अब हटता हुआ दिखा है। थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर आई है। हालांकि इनके मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है, पर आने वाले समय के लिए पॉजिटिव ही देख सकते हैं। पर मयूरेश, आपसे आपका टेक लेना चाहेंगे। ये जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू में जो पूरे चेंजेस की बात हुई है, कैसे देख रहे हैं आप इसका इम्पैक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे, और आपकी टॉप बेट्स कौन सी हैं? इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। और जो प्रोडक्ट मिक्स में ट्वीक्स हुए हैं, स्पेसिफिकली आई थिंक लार्जर नेम्स लाइक HDFC एंड ICICI Pru पिछले बजट सत्र से, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के बजट सत्र से वो चेंजेस अभी भी प्ले आउट हो रहे हैं। तो आई थिंक प्रोडक्ट मिक्स विल इम्प्रूव, बट इट विल टेक सम टाइम, और इसकी वजह से वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। विद प्रपोज चेंजेस एक डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा। कहना थोड़ा मुश्किल है दिस जंक्चर, assuming how the product mix is going to evolve going forward. But कहीं ना कहीं I think over the next few quarters एक marginal impact जरूर आ सकता है in terms of the overall margin profile. और इसलिए I think एक जो commission payouts होते हैं in terms of all these tweaks that have happened, और जो overall expense ratio होता है, जो larger names है, Max हुआ, HDFC हुआ, ICICI Pru हुआ, that is in a higher double digit, यानी 18 से 22% ये रेंज में है। SBI लाइफ का कहीं ना कहीं आई थिंक द ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो इज इन हाई सिंगल डिजिट्स। प्रोडक्ट मिक्स रिलेटिवली बेटर है। बैंक एश्योरेंस टाई अप विद SBI इंश्योरेंस की जो पूरी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली ऑन ट्रैक और बहुत रोबस्ट है। जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, आई थिंक दैट इज इंप्रूविंग एट अ फास्ट पेस। और इसलिए हमें लगता है जो ओवरऑल डायनामिक्स है एम्बेडेड वैल्यू को लेके और रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू, शायद SBI लाइफ थोड़ा बेहतर प्लेस्ड है। ऑब्वियसली थोड़ी प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्ट्रेंथ आना ये स्टॉक में जरूरी है, बट विद इन द पैक माय बिलीफ इज SBI लाइफ इज अ लिटिल बिट बेटर प्लेस्ड। इंश्योरेंस कंपनीज पर आपका टेक हो गया। करीब 115 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है, और ये जो कर रहा है ना वो कर रहा है 23,436 पे। ऑलमोस्ट ओपनिंग का लेवल भी यहीं थे और यहीं ही इसके अभी रेंज बनी हुई, यानी कि ओपनिंग के बाद इसमें कुछ खास बड़ी तेज़ी तो मार्केट के अंदर नहीं आ रही है। एक शेयर जो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है आज मार्केट को, उसके अंदर रिदम कम हो रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार 2-3 बार तो लाल निशान में भी फिसल चुका है, अभी भी सिर्फ उसमें 1 रुपये तक की भी बढ़त नहीं है। तो एक ये शेयर है जो आज थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है अगर आज नीचे आया तो। ये क्या आपके रिदम को ब्रेक करेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का आज का मैं आपको हाई बताता हूँ। आज बैंक निफ्टी का हाई है 50,186, ओपनिंग का लेवल है 50,180, यानी कि ओपनिंग के बाद से सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी, उसके बाद गया नहीं। तो ये भी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको नोटिस कराया था ना कि खुलेंगे ही ये रेजिस्टेंस एरिया के उसमें, तो वो आपको दिख रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाइए एक बार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लाल निशान में आ चुका है। IEX को दिखाइए, एक चर्चा हुई थी हमारी IEX बाज़ार खुलने से पहले, मैंने मयूरेश सर से पता किया था, उन्होंने कहा एक ओवरहैंग तो बना रहेगा बट वैसे शेयर ठीक है। आज हमारे एक मेहमान है आयुष मेहता, उनकी भी कॉल में था ये IEX 3% ऊपर हो गया। अच्छा, मैं सभी मेहमानों से थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिसका शेयर थोड़ा चल जाए ना तो प्लीज़ ज़रा नोटिस भी करवा दिया कीजिएगा। कई बार क्या होता है हम 2-4 शेयर इधर उधर और देख रहे हैं तो हमको नहीं पता चलता। तो टाइमली अगर आप नोटिस करा देंगे तो एक तो आपको हम थैंक यू कर पाएंगे, और फिर दूसरा हमको एग्जिट अगर करना होगा तो वहाँ से हम एग्जिट भी करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे शेयर्स आप अपने स्क्रीन पे देखिए। एक और शेयर जो मैंने आज सुबह डिस्कस किया था वो था शुगर स्टॉक्स, अच्छा चल रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ चलने चाहिए। खुद बजाज हिंदुस्तान जिसके ब्रेकआउट के बाद बोल रहे थे, आज वो 4% करीब ऊपर है, अभी 3-3.5 हो गया, वो भी आज आपको ऊपर दिखेगा। तो मार्केट के अंदर वैसे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा ठहराव है। लेकिन आज जो ग्लोबल मार्केट से चीज़ें इसके लिए निकल के आई ना, उसका भरपूर फ़ायदा उठाए।
नहीं तो प्रीमियम ईट करने वाले सेकंड हाफ में फिर से प्रीमियम ईट कर जाएंगे ऑप्शंस का, अगर आपने बहुत अच्छे जल्दी ब्रेकआउट्स नहीं किए तो, यानी कि रेजिस्टेंसेस को पार नहीं किया तो। आज ठीक है, अब आ जाते हैं जरा लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं, अब जरा वो चेक करते हैं। पहले लॉन्ग पोजीशंस वाले शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर मैं आपके लेके आता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जरा शेयर्स दिखाइएगा। सीमेंट वाली कंपनीज एक मिनट के लिए स्क्रीन पे दिखाना आप, सीमेंट वाली कंपनी स्क्रीन पे एक बार, तो उसके बाद फिर मैं लॉन्ग पोजीशंस दिखाता हूँ। डन। डीवी स्लैब निकल गया हाथ से, एलटीआई माइंट्री नहीं, जिंदल एस्कॉर्ट्स लेके आइए एक बार जरा, एस्कॉर्ट्स। प्रशांत जी एस्कॉर्ट्स चेक करना, और चलेगा क्या आज में 1.5% ऊपर है। जी डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स पोजिशनली करीबन 4,300 के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है, और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस जो है वो 4,100 के आसपास आप रख सकते हो। 4,300 से लेके 4,350 ये रेंज मुझे लग रही है कि इस सीरीज में आ सकती है। ठीक है, किरण सर का एक एयू बैंक भी था, परसों मैं आपको नोटिस करवा रहा था कि सन और एयू दो उनके ट्रेड हैं, तो एयू बैंक के अंदर भी कल काफ़ी आज अच्छा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। एक बार जरा दिखाएंगे स्क्रीन पर एयू बैंक दिखाइए जरा, स्पीड से जल्दी फायर कीजिएगा। ये रहा, ठीक है, 1 से 1.5% ऊपर है। सन टीवी तो ऑलरेडी कल चली गया था, कल उसमें काफ़ी अच्छा पैसा आपने बनाया होगा। मैं धीरे धीरे बता दूं, रिलायंस खिसक रहा है नीचे, ये बाज़ार को थोड़ा और वीक कर रहा है। अब 23,400 आज आपने जो गैप किया था, जो दिखाया था स्क्रीन पर, वो था करीब 160-170 पॉइंट का। अभी मार्केट के अंदर जो तेज़ी है सिर्फ 84 पॉइंट की है। ठीक है, इंडिया विक्स भी 1.5% गिरा। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखा दीजिए, बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का आंकड़ा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस समय बाज़ार की पोजीशनिंग कैसे चल रही है। मेरे हिसाब से करीब 100 और 127, यस 120 शेयर चल रहे हैं जो आपको एडवांसेस में, ये ऑलमोस्ट डबल हैं। ये मेंटेन होने चाहिए एनएससी पर भी, और आप बीएससी पर भी देखो, रेशियो इस समय ठीक है, ये कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, तो आप बाइंग ऑन डिप्स करते जाना। लेकिन अगर रेशियो डिस्टर्ब होती है ना, तो फिर बाइंग ऑन डिप्स भी मत करना आज। ठीक, बस ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देने वाली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है एक और शेयर जो मेरी लिस्ट में अभी आया है, 4% का बिल्डअप है। इसका फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना कृपा करके। कुछ एक बार जरा आप चेक करोगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये शेयर चल सकता है आज के सेकेंड हाफ तक? डिम्पी रेजिस्टेंस के पास है, और पिछले 3 सेशंस का जो हाई है, जस्ट बेयरली उसको ओपनिंग पे ही टेकआउट किया था, उसके बाद कंसोलिडेट किया है, थोड़ा नीचे आ गया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो एक्चुअली प्रॉफिट बुक कर लें, फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ये सलाह। और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी जो खबर भी आ रही थी, थोड़ा उसको अगर हम समझें तो लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि खबर नेगेटिव थी एचडीएफसी लाइफ की तरफ से, बाकी कंपनियों की तरफ से भी उस पर रिएक्शन है। उनका यही कहना था कि हम बड़ा इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं, इस वजह से स्टॉक्स सारे के सारे इस वक्त पॉजिटिव हैं। सोभा डेवलपर्स 6% ऊपर अब आ चुका है। जिन्होंने ये स्टॉक पोजीशनल लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से लिया होगा कुछ दिन पहले, कुछ आपसे सवाल होगा, सोभा डेवलपर्स में अब क्या करें? 7.5% ऊपर आ चुका है, तेज़ी से ऊपर आई ये स्टॉक। अभी क्या करें? मुनाफा बुक कर लेना चाहिए या फिर और तेज़ी के लिए रुके रहे स्टॉक में? पूजा, इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रन है ये बहुत ही स्टेलर रही है। अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो बहुत ही शानदार अपमूव हमें देखने मिला है। इनफैक्ट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर्स टाइम इस स्टॉक में कोई मेजर डिप नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर मे बी 2 वीक्स टाइम समवेयर अराउंड मिड मार्च दिस ईयर। तो 400 450 के लेवल से ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है, लेकिन जो मोमेंटम है ये बहुत ही शानदार है। पोजिशनली जिन्होंने भी लिया हो, माय सजेशन वुड बी कि आप इसको बिल्कुल होल्ड करके चलें। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो करीब 2050 2100 इन लेवल्स के आसपास आएगा। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इसका जो रन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम्स हालांकि थिन है, बट आई थिंक दैट्स हाउ इट्स बीन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस बुल रन। अब अपसाइड में हमें यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो पहले 2350 के, एंड देन वंस दैट इज टेकन आउट 2500 के नजर आ रहे हैं इन द कमिंग वीक, कमिंग मंथ टाइम। तो इसको बिल्कुल होल्ड करके चलें।
ठीक है, तो होल्ड करिए सोभा डेवलपर्स को और तेजी के लिए। LTI माइंट्री भी एक बार देख लेते हैं, काफ़ी तेजी से ऊपर आया, अब 3% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। IT स्टॉक्स में हम नोटिस भी करवा रहे हैं आपको कल से ही कि इन स्टॉक पर नज़र रखिए, अच्छी तेज़ी यहाँ पर अब बन रही है धीरे धीरे करके। किरण, आप बताइए LTI माइंट्री में क्या अभी भी कोई ट्रेड लेना चाहिए? ओके, किरण नहीं है हमारे साथ। रत्नेश जी, आप बताइए LTI माइंट्री पर क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं? LTI माइंट्री मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है IT स्टॉक्स में, उसके अंदर IT स्टॉक्स के अंदर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। को टेक्निकल बाउंस के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस बनेगा 5040 रुपए का स्टॉप लॉस बन के, टारगेट बहुत बड़े नहीं दे सकता हूँ मैं भी। यहाँ पे जो टारगेट बन सकते हैं वो भी 5150, ये टारगेट के लिए लिया जा सकता है। टेक्निकल बाउंस है जरूर यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह LTI माइंट्री पर। ये बार PVR आइनॉक्स भी देख लेते हैं। ये स्टॉक 1400 के पार निकला था, कुछ समय से तेज़ी में था, लेकिन आज थोड़ा नीचे आई है। स्टॉक मौजूदा स्तर पर ऐड कर सकते हैं क्या प्रशांत? PVR आइनॉक्स पर सलाह दीजिए। शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई है, थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, क्या करें PVR में? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट, और करीबन 1365 1365 ये एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो इसके थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रख के, यानी 1360 1360 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हो। और आप यहाँ से टारगेट पहला रख सकते हो 1410 1410 का, और 1410 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज हो तो ये पोजिशनली 200 दिनों की एवरेज जो 1470 पे प्लेस है, वहां तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। वक्त लग सकता है बट बेस फॉर्म बनी हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, तो PVR आइनॉक्स यहाँ पे आप रखिए नज़र पर। चलिए इस बीच ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। आज के ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आज के लिए कौन सी है आपके ऑप्शंस की रणनीति? देखो, अगर हम लोग अशोक लेलैंड में देखेंगे तो एक आवली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका था और कल उसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो कल का हाई काफी इंपॉर्टेंट है 242, इस हिसाब से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें 240 का एक पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे। 5.5 से लेके 6 रुपए के इस दरमियान लेना है। 4 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मुझे लग रहा है कि कल या आज तक ये एक बार के लिए 230 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अशोक लेलैंड में एक पुट ऑप्शन देने की सलाह होगी। 240 का पुट ऑप्शन बाय करना है 5.5 से लेके 5 के दरमियान। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अशोक लेलैंड का पुट ऑप्शन, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि क्योंकि नितलेश, क्योंकि हम सभी एक्सपर्ट्स को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बायस जो है वो बाय साइड रहता है, पर नितलेश दोनों ही साइड के कॉल्स देते हैं और लगभग मैं इनके सभी सेल कॉल्स को ट्रैक भी करती हूँ। और देखिए अशोक लेलैंड यहाँ पे लगता है इनको थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। 240 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदना है 5.5 से 6 रुपये में। 4 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाइए और साथ ही 9 रुपये के टारगेट, जिसका रिस्क रिवॉर्ड भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नितलेश आज की ये ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए। तो अशोक लेलैंड है वो काउंटर जहां थोड़ी सा प्रेशर आ सकता है, पर आपको ये भी बता दें कि F&O ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, जहां पे 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ये एक एवरेज नुकसान जो है लगभग 50,000 रुपए का होता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का खास तौर से ध्यान रखिए अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो। पर इस बीच अगर एक खेमा जो कि क्लियरली शाइन कर रहा है या चमक रहा है वो है IT स्पेस, क्योंकि आप देखिए अगर निफ्टी 50 के टॉप 10 गेनर्स में देखें तो 5 काउंटर्स जो हैं वो IT के हैं। साथ ही ओरेकल फाइनेंस, जो कि कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे क्योंकि ओरेकल की पेरेंट कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई थी, हमारे एक्सपर्ट संतोष के भी रेडार पे था और आज फिर से OFSS में लगभग 4.5% का उछाल है। तो IT स्पेस पे ही क्लियरली काफ़ी अच्छा एक्शन है। इस बीच देखते ही देखते कोफोर्ज जैसा काउंटर भी 2% की मजबूती दिखा रहा है और साथ ही एम्फेसिस को लेकर भी एक खबर आई है जहां पे नोवामा की रिपोर्ट है। उनका कहना है कि जो फुत्सी की रीबैलेंसिंग है वो आज ही हो सकती है। इनके पिछले 2 ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के जितना जो है इनफ्लो आज आते हुए देख सकते हैं, तो इस रीजेक्ट के चलते कुछ इनफ्लोज की भी उम्मीद है एम्फेसिस के काउंटर में भी। और एक बार आपसे समझना चाहेंगे कुछ कि IT पैक में से कोई प्रेफर्ड बेट फिलहाल आपकी?
तो सृष्टि देखिए इसमें इस पूरे पैक में अगर हम देखें तो हालांकि एक रिकवरी जो है आप कह सकते हैं बिल्कुल शानदार रही है जब से जो अनाउंसमेंट आया था रिजल्ट का, इलेक्शन रिजल्ट का, विच सीम्स लाइक अ डिस्टेंट मेमोरी नाउ। तब से अगर हम देखें तो इस पूरे पैक में रिवाइवल अच्छा रहा है। बट ट्रूथ बी टोल्ड मेरा कन्विक्शन यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बन नहीं रहा है। कोई पोजिशनल बेट मुझे नहीं लग रही कि यहाँ पे बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ यहाँ पे लेनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर नियर टर्म में कोई लेना चाहे तो जो स्टॉक्स आपने डिस्कस किए जैसे एम्फोसिस हो गए, या थोड़ी देर पहले मैं एलटीआई माइंडट्री के बारे में भी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द नेम्स जहां पे एक पॉजिटिव ट्रेड लिया जा सकता है। इफ आई वर टू पिक जस्ट वन ऑफ देम देन परहैप्स एलटीआई माइंडट्री को आप कंसिडर कर सकते हैं। नियर टर्म में हमें लग रहा है 5200 5350 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 4950 के पास रहेगा। बट एज आई सेड मुझे लग रहा है कि अभी तक जो सिनारियो है इन अ लॉट ऑफ दीज चार्ट्स, इन अ लॉट ऑफ दीज नेम्स, वो अब तक इतने क्लियर नहीं हुए हैं कि आप कह सके कि यहाँ से आप जाके आउटराइट बाय करें और इनको लंबी समय के लिए होल्ड करें। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। फिलहाल फ्लेवर में है तो बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से एलटीआई माइंडट्री को आप फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। तो एलटीआई माइंडट्री जहाँ पे ऑलरेडी 3% की हम तेज़ी देख रहे हैं वो जो है पसंद आ रहा है कुछ को, और एक टेक्निकल बाउंस ज़रूर हम देख रहे हैं। पर रत्नेश, हालांकि आईटी स्पेस क्लियरली तो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, पर जब पूरा सेक्टर चलता है तो नौकरी भी मोमेंटम ज़रूर दिखाता है। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं 6200 6300 इसके लिए एक थोड़ा रेजिस्टेंस था, पर अभी लगभग जो 1% की तेज़ी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैचअप कर सकता है, और क्या इसको रेडार पे रखना चाहिए? इनको के बोलने के पहले मैं एक एक्स्ट्रा माइक्रो का अपडेट दूं आपको। एक्स्ट्रा माइक्रो लगभग 10-1% की तेजी हो चुकी है उसमें। तो जो भी हमारे दर्शकों ने कुछ काम करा होगा, उम्मीद करता हूँ उनको अच्छा मुनाफा मिला होगा उसमें। मुनाफा यहाँ पे अगर बांधना चाहे कोई तो बांध सकता है। अब नौकरी का चार्ट देखो तो नौकरी में काफी अच्छा इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन ये बना रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी में यहाँ पे अभी भी एक पोजिशनल के हिसाब से भी ट्रेड लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। तो यहाँ पे 6200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऊपर में 6500 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। मुझे आपसे अपडेट लेना ही था एस्ट्रॉम माइक्रोवेव का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खुद ही उसका अपडेट दे दिया। और हम बात भी कर रहे थे कि आप काफ़ी हाई मोमेंटम काउंटर्स लेकर आते हैं, इसीलिए आपका सबसे पहले मैंने प्रेफर किया कॉल लेना। और देखिए काफ़ी अच्छा मूव हमें एस्ट्रॉम माइक्रोवेव में देखने को मिला, और नौकरी भी एक बार आप ध्यान रखें। आज क्लियरली अगर हम देखें तो जो एफएमसीजी पैक है वो थोड़ा सा बैक सीट ले रहा है, जैसे कि मैरिको, डाबर जैसे काउंटर्स यहाँ पे 2 से 3% की गिरावट है। गोदरेज कंज्यूमर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे 1 से 1.5% की गिरावट है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? कुछ चार्ट्स पे क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है, या आप थोड़े से थकान के सिग्नल्स दे रहे हैं ये स्टॉक्स? दृष्टि बहुत ही मैं कहूंगा बहुत ही सही क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसे ही अगेन आई विल गो बैक टू द इलेक्शन डेट बिकॉज काफी कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल मोमेंटस था इन द रीसेंट पास्ट एटलीस्ट। उस समय के आसपास हमने सेफ्टी की तरफ एक रन देखा था, जिसके चलते बहुत से ये नाम जो है चले थे, काफी अच्छा एक रिबाउंड दिखाया था। फिर एक ये भी बात आई थी कि शायद रूरल डिमांड को पुश मिलेगा, उसके चलते ये स्टॉक्स फ्लेवर में रहेंगे। आई वॉजेंट एंटायरली कन्विंस्ड ऑन आइदर ऑफ द स्टोरीज। तो फिर आप देखें जो गेन्स थे इन स्टॉक्स ने अपना वो फिर से इरोड करना शुरू कर दिया है। तो मैं इस पैक पे फिलहाल बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूं नहीं। मुझे लग रहा है जो थियरी जो स्टोरी चल रही थी, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। हाउएवर दैट सेड, एक सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो अच्छा करेंगे। उसमें कुछ एक दो नाम है, कोलगेट पामोलिव, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इन 2-3 नामों पे हम कंस्ट्रक्टिव थे, और अगर आप देखें तो इनमें एक तो राइस भी बहुत अच्छा आया है, या कोई अगर फॉल की बात करें तो वो भी बहुत लिमिटेड रहा है। आउटसाइड ऑफ दीज आई विल बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट माय पोजीशंस इन द एफएमसीजी पैक। तो कोलगेट को आप अपने रेडार पे रखें, आईटीसी को अपने रेडार पे रखें। बट बाकी जो नाम है इनमें अगर आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा हो तो माय सजेशन वुड बी टू टेक इट ऑफ द टेबल, फिर रिविजिट करेंगे अगर इनमें किसी तरीके का रिबाउंड दिखता है तो। आईटीसी इन सभी को आप रेडार पे थोड़ा सा अपने ज़रूर रखिए। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हावी ज़रूर हो रही है। आज कुछ फार्मा काउंटर्स जैसे कि सिप्ला, क्योंकि कुछ दिनों पहले सिप्ला और लूपिन जैसे काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे आए थे, अच्छा मूव भी दिखा रहे थे। आज जो है ये थोड़े से रिवर्सल के इंडिकेशन ज़रूर दे रहे हैं, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इनमें ज़रूर हो रही है। तो देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर इस बीच एक और काउंटर, हालांकि हम इसका जिक्र नहीं कर
करते हैं और शायद मेरे रेडार पे तो पहली बार ही आया है, वो है दिलीप बिल्डकॉन। हालांकि पूरे रियलिटी पैक में काफ़ी अच्छा एक्शन है, पर 8% की तेज़ी। रत्नेश, दिलीप बिल्डकॉन अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, पर क्या आपको पसंद आ रहा है ये स्टॉक? क्योंकि जहाँ तक जितना भी ओवरव्यू मैं देख पाई हूँ, ये काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये काउंटर। 6-7% के मूव ऐसे ही दिखा देता है, पर आज शुरुआती सत्र के बाद ही जो एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, कितना आप इस पे भरोसा करेंगे? थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास में आपने बिल्कुल सही मेंशन करा, तो जो इसका सप्लाई जोन है वो 500 रुपए के आसपास का है। तो अगर ये 505 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर इसमें एक नई तेजी रिज्यूम होगी जो इसको 550 रुपए तक लेके जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लिया, किसी ने नीचे लिया तो यहाँ पे जरूर मुनाफा बांध ले, पर 505 के ऊपर निकलता है तो अपनी पोजीशन को फिर होल्ड कर ले, स्टॉप लॉस रिवाइज करके 490 रुपए का। देखिए, आप मार्केट के अंदर ऊपर से फॉल थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए टिकर टीम ने वो चला भी दिया। आज आपने फिर से ढोल बजाए थे और ये बात बताई थी कि हमने नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी के अंदर भी बनाया था और सेंसेक्स के अंदर बनाया था। वहाँ से अब हमको टिकर पे चलाना पड़ रहा है कि देखिए ऊपर से फिर से बाजार टूट रहा है नीचे। क्या बहुत सीवियर टूटा है? ऐसा भी नहीं है। तो मार्केट के पास जो एक प्रॉब्लम है ना, जो बार बार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पूजा ने मेरे से सृष्टि ने मेरे से पूछा कि भाई खुलते क्या करना है। हमने कहा तो आप रेजिस्टेंस एरिया में तो आप ओपन ही कर रहे हो, आपको पहले वो रेंज पार करके दिखाओ। और सुबह जब पूजा मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी तब भी हमने ये बात बोली, या तो भाई आप 23,500 को पार करके दिखा दो, या तो आप मेरे को गैप दो, मैं बीच वाले एरिया में नहीं प्लस करूँगा। आज आप देखो, आपका कन्विक्शन हाई हो सकता था, आप ग्लोबल मार्केट से अपने मन को भी बहला सकते थे, बहुत कुछ आपके फेवर में था, लेकिन बाजार वही की वही प्रॉब्लम्स को जस के तस फेस कर रहा है। एक और चीज़, इंडिया विक्स आज फिर से 1.5% टूट गया। ये और डलनेस लेके आएगा मार्केट के अंदर, और आपको इरिटेशन और आपको जो जिसे कहते हैं ना कि खिचखिचाहट सी मार्केट के अंदर, वो आपको और आती हुई दिखेगी। और मैं सिर्फ और सिर्फ, या तो मेरे को वेट दिखाओ, या तो मेरे को जीरो उसको करके दिखाओ, मतलब आप नीचे लेके आओ, और नहीं तो फिर देखते और क्या होता है। लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करो। इंडाइसिस का दिन नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना परसों रहे था। हम तो 3-4 दिन से आपको बता रहे हैं कि इंडाइसिस की जगह स्टॉक्स को चुनो। इंडाइसिस जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करेगा, कोई बड़ा पैसा आपके हाथ में नहीं आने जा रहा, कोई बड़ा पैसा आपके हाथ में बनेगा भी नहीं। आ जाते हैं एक बार, जब मैं आपको ना अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखा रहा हूँ। पिछले 3 दिन से ना शेयर ठंडे पड़े हुए हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अच्छी हो रही है, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स की जो स्पीड है चलने की, वो ख़त्म होगी। आप कोई भी शेयर दिखा दीजिए अडानी ग्रुप का, आपको एक सिंगल शेयर भी 1% ऊपर नहीं दिखेगा। सिंगल शेयर, किसी भी शेयर को आप फायर कर दो आप। तो ये एक चीज़ बताता है मार्केट के अंदर थोड़ी सी डलनेस की। दूसरा एक बड़ा ग्रुप है अंबानी ग्रुप। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दिखाओ, इसको 10 रुपये जोड़ने में बड़ी आफत आ रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी दिखा सकते हो। तो फिर अगर अंबानी नहीं है, अडानीज़ नहीं है, तो फिर क्या मार्केट के अंदर और कौन सा मोमेंटम है? थेमेटिक स्टोरीज़ है, वहाँ पर आप ध्यान रखो, वो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। धीरे धीरे देखते ही देखते मार्केट के जून फ्यूचर्स सिर्फ अब 23 पॉइंट ही रह गए हैं, और निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट, बैंक निफ्टी सिर्फ 36 पॉइंट रह चुका है, और 50,000 के हम नीचे आ गए हैं वापस से। हमने ओपनिंग की थी 50,200 के आसपास, अब हम 50,000 के भी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। आइए, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। खैर, मैं फिर से इंडाइसिस पे बोलूँगा कि ज़्यादा ध्यान ना दो, आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दोगे तो आपको ज़्यादा पैसा बनेगा, और वही हम बार बार पूछ भी रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखाना चाहोगे? वहाँ पे भी मेजर चेंजेस हुए हैं। एक बार मैं जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे थे ना, डबल की रेशियो थी, ऑलमोस्ट 120 शेयर थे वहाँ पे, स्लाइटली गिरे हैं वहाँ से। अब आप देखो 20-30 शेयर चले गए हैं वहाँ से। ठीक, बस ये नोटिस करते रहना, इसको देखते रहिएगा। आगे बढ़े, अब कुछ एक और शेयर चेक करवाते हैं। IEX तो हो ही गया, जिंदल स्टील, PFC एक बार जरा चेक कराता हूँ। प्रशांत जी, PFC देखना ट्रेड बनता है। जी दिव्य जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्लोपिंग अपवर्ड 20 टेमा पे ये अच्छा सपोर्ट लेके पिछले 3 दिनों से चल रहा है। मुझे लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस रखेंगे पोजिशनली 485, और शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कर रहे हैं वो 492 494 के जोन में रख सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पुल बैक आपको कम से कम 520 525 तक के लेवल दिखा सकते हैं। एक जरा पेटीएम लेके आइए। पेटीएम स्क्रीन पर कल भी बढ़िया चला था, आज भी 4-4.5% ऊपर। रत्नेश भाई, एक बार जरा पेटीएम चेक करना, तो जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं उनके अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? एक बार जरा ये चेक कर लो। और जो नया बायर मार्केट के अंदर आना चाहता है, क्या वो पेटीएम प्लस करके रखे? आज किरण जी ने भी एक कॉल दी थी।
ना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, ये बाजार में पार्टिसिपेशन उस तेजी के साथ में नहीं कर पाएगा दूसरे स्टॉक के साथ में। पर हाँ, एक थोड़ा सा बेस जरूर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी ने अभी अब एकदम किसी ने बॉटम में ले लिया है तो वो मेरे हिसाब से 400 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक 450 रुपए का एक सप्लाई आएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर थोड़ी तेजी और रिज्यूम होगी कि इसमें डाउनवर्ड गैप बहुत सारे, तो बहुत सारे सप्लाई वहां पे देखने को मिलेंगे। तो वो 530 540 तक लेके जा सकता है। तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से जिसने पुराना ले रखा उनको मेरी होल्ड करने की सलाह। एक शेयर आप और चेक करो जो अपने सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से बचा रहा है, अब इसको फॉल नहीं दिखाता, वो है शेयर का नाम यूपीएल, बट चल भी नहीं रहा। चलना चाहिए इसको, बट ये चल नहीं रहा। क्या ये चल सकता है यूपीएल? एक बार कुछ आप चेक करेंगे, यूपीएल 550 के आसपास है। देखिए यूपीएल पे कन्विक्शन फिलहाल उतना नहीं है, इसमें भी रिकवरी हुई है, केमिकल पैक का वन ऑफ द लीडर्स है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर निचले स्तरों पे किसी ने लिया हो तो थोड़ी मुनाफा वसूली अलोंग द वे करते चले। यहाँ पे आपको जो सप्लाई जोन्स हैं वो 550 565 तक के जो लेवल्स हैं इसके आसपास मिल सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, थोड़ा सा बायस शायद थोड़ा सा नेगेटिव टर्न हो जाए। तो एक बार के लिए तो व्यू रहेगा कि अगर किसी ने निचले स्तरों से लिया हो तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली करते चले। एंड जस्ट अ क्विक अपडेट डिम्पी, आई थिंक आज सुबह हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी पे जो डिस्कशन था वो रह गया था। तो ये हमारा व्यू यही है कि यहाँ से बायस थोड़ा सा नेगेटिव टर्न हो सकता है। पिछले 3 से 4 सेशन से हम यही देख रहे हैं कि मार्केट जो हाई बना रहे हैं या जो हाई पे ओपन हो रहे हैं, क्लोज उनसे काफी दूर हो रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट इन द कमिंग वीक कैन टेस्ट 2300 परहैप्स 22800 एज वेल ऑन द निफ्टी। तो थोड़ा सा कॉशन आपको जो गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद रखना चाहिए। जैसा आप भी मैं सुन रहा था यही बता रहे थे कि इस गैप को चेज ना करें। तो इस मार्केट में मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स के लिए बिल्कुल रेडी है। बट जब हम बाय ऑन डिप्स कहते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला कि जब डिप आए तब आप बाय करें। दूसरा, जब मार्केट इतना ऊपर हो तो आप डिप्स की वेट करें और मोमेंटम को चेज ना करें। तो आई थिंक दिस इज स्टिल अ वेरी मच बाय ऑन डिप्स। इट्स जस्ट दैट वो डिप अभी तक आई नहीं है, तो उस डिप का वेट करें। 23,000 परहैप्स 22,800 के आसपास अगर निफ्टी आपको मिले तो वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अट्रैक्टिव होगा। एग्जैक्टली यही हमारा पॉइंट है सर। 3 दिन से हम भी ये बात बोल रहे हैं, भाई बाइंग ऑन डिप का बाजार तो है, बट डिप लाओ तो सही। डिप तो मिल ही नहीं रहा। अगर डिप नहीं मिल रहा तो क्या फिर तेज़ी मिल रही है? तेज़ी भी नहीं मिल रही है। मिल रही है तो गैप अप की फॉर्म में मिल रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो आप BTST करके जाओगे तब फ़ायदा होता है, फिर वो रिस्क हो जाता है। तो आप सामने सामने पे पैसा नहीं बना पा रहे, और यही फ़ायदा उठाते हैं ऑप्शंस राइटर्स। क्या होता है कि प्रीमियम हाई हो जाता है, प्रीमियम हाई को फिर प्रीमियम्स को ईट कर लेते हैं। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आपके पास तो रोल ओवर के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आज तो कटना है 3:30 बजे तक तो माल सारा। तो आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ते उस दिन, बाजार चल रहा होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होते। दिखाना चाहेंगे तो भले एक बार दिखा भी दीजिए। 23,300 की कॉल पुट अगर एट द मनी वाली सामने वाली जरा दिखाना चाहो तो वो भी दिखा दो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। खैर एनी हाउ, 1-2 स्टॉक्स और पकड़ लें जरा, उसमें भी समझ लेते हैं कि वहाँ पे और क्या पोजीशनिंग हो रही है। मैं जरा शॉर्ट्स वाले शेयर्स भी चेक करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेज़ी के ही शेयर्स देखने चाहिए। शॉर्ट्स वाले शेयर्स के अंदर आज मैरिको सेकेंड डे है, टूटा है। कल हमारी 12 बजे की कॉल के अंदर ये शॉर्ट कॉल था। मैरिको और मेट्रोपोलिस 2 दिए थे हमने, आपको ध्यान होगा। मैरिको आ गया नीचे। एक बार प्रशांत जी सारा प्रॉफिट बुक कर लें, कल हमारी तरफ से शॉर्ट था मैरिको। तो डिम्पी जी यहाँ पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली 20 दिनों की एवरेज को ये ब्रेक कर रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी ट्रेल कीजिए। शॉर्ट अगर हम देखें आज का जो हाई बना है वो 634 का है, तो मुझे लग रहा है अभी हम 609 पे ट्रेड कर रहे हैं। 614 615 के आसपास ट्रेल करना चाहिए। एक चांस है कि ये जो स्विंग लो बने हुए थे करीबन 590 उसको टेस्ट कर सकता है। तो एक 4-5 पॉइंट दूर रख के 615 के आसपास आप पोजीशन को ट्रेल कीजिए, ताकि रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट फिर भी एक अच्छे लेवल पे बुक हो जाए। ठीक है, डन। तो एक बार थोड़ा और ट्रेल कर सकते हैं आप, यानी कि और पैसे बनने के चांसेस हैं अगर ये नीचे शॉर्ट किया हुआ है। तो हमने आपको कल भी नोटिस कराया था कि इसका डाटा जो है पूरी तरह से वीक बन रहा है और शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। मेट्रोपोलिस और मैरिको दोनों था। हमने जिसने एक्सपर्ट से पूछा उन्होंने कहा नहीं मैरिको में काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, एक मैं शेयर आपको और नोटिस कराता हूँ। मेरे को लग रहा है आज का बिल्कुल की इसके हाथ में है। वो की वाला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज ये नीचे जाएगा ना तो बाज़ार को ड्रैग करता लेके जाएगा,
और अगर आज ये नीचे नहीं गया तो ये बाज़ार को फिर से अच्छा सपोर्ट दे सकता है। फिलहाल ये बिल्कुल रेंज में आके फंस गया, ना टूट रहा है ना चल रहा है। मैंने शुरुआत में आपको नोटिस करवा रही था कि लाल निशान में आ रहा है, लेकिन उसके बाद से गिरावट इसकी रुक गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आ गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बोलूँगा आज का आपका मूड और माहौल ज़रूर चेक करवाएगा, इंडाइसिस के तौर पर, बड़े शेयरों के तौर पर। नहीं तो आप तो स्टॉक्स में काम कीजिए। आपको मैं बताऊँ 2 शेयर आज एस्कॉर्ट्स कबोटा, हमारी बातचीत हुई थी, कल भी बात हुई थी, प्रशांत जी आपसे हुई थी ना एस्कॉर्ट्स कबोटा के बारे में, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। कल संतोष सर थे, उन्होंने एक नेस्डेक की कैलकुलेशन करके बताई थी कि नेस्डेक चल रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ओरेकल फाइनेंस दिया था। दिखाओ जरा ओरेकल फाइनेंस आज भी क्या शानदार मोमेंटम दिखा रहा है। स्पेसिफिक रहिए स्टॉक्स के अंदर। अभी रत्नेश जी के ट्रेड लगे, कुछ के ट्रेड लगे, आप सबके ट्रेड लग ही रहे हैं बैक टू बैक। स्पेसिफिक होके काम करो। अगर हम इंडेक्स को देखें तो वहाँ पे ऊपरी स्तरों से हम हल्के ज़रूर हुए हैं, हालांकि अभी भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर इस बीच डिवीज़ लैब जो है वो इंडेक्स की तेज़ी को लीड करता हुआ दिख रहा है। 3% की यहाँ पे तेज़ी है, पर कुछ शायद आपके रेडार पे एस्कॉट्स भी था, यहाँ पे भी हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। कुछ अपडेट देना चाहेंगे? बिल्कुल सृष्टि, आई एम ग्लैड दैट यू रिमेंबर। कुछ देर पहले हमारी टीम ने एक मैसेज फ्लैश किया था दैट एस्कॉर्ट्स का हमारा टारगेट 1 जो था वो हिट हुआ है 4200 का। अगला लेवल यहाँ पे जो हमें लग रहा है मीनिंगफुल वो है 4400। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल बुक करने की जल्दबाजी ना करें, इसे बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लग रहा है 4400 तक का जो लेवल है यहाँ पे आते हुए नजर आ सकता है। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से 4150 का जो लेवल है ये काफी क्रूशियल है। उस लेवल के आसपास अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करें। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन और अदर कोई नई पोजीशन लेना चाहता हूं तो भी इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। 4150 का स्टॉप लॉस, 4400 का टारगेट। तो चलिए फर्स्ट टारगेट हिट, इसका एक मोहर ज़रूर लगाइएगा कुछ के कॉल पे, क्योंकि पूरे ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है। और साथ ही साथ अगर हम एग्री रिलेटेड थीम्स की बात करें तो वहाँ पे भी हम कई समय से अच्छा एक्शन दिख रहे हैं। धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि पहले फर्टिलाइज़र काउंटर्स चले, फिर जितने भी त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक्स हैं उन पर एक अच्छा ट्रैक्शन था। साथ ही साथ शुगर काउंटर्स, अब आप देखिए एग्री थीम को आप ऑटोज़ में भी प्ले कर सकते हैं। स्कॉट्स में एक अच्छा मोमेंटम है, पर कुछ सेलेक्ट फाइनेंशियल काउंटर्स भी अच्छा मूव दिखा रहे हैं। एक स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, डे हाई पे है, वो है चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। इसका एक बार चार्ट चेक दीजिए कुछ, क्योंकि कई समय बाद इसने वो 1360 के ऊपर मजबूती से निकला है। तो क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है, या फिर अभी जिस तरीके से आप बाजार पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बना रहे थे, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए एक फ्रेश पोजीशन के लिए? सृष्टि, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने हमारी लाइफ बड़ी इजी कर दी है। जिस तरह से हम मार्केट रीड कर रहे हैं, फंडामेंटल पे तो आपकी ग्रिप है ही, अब तो टेक्निकल पे भी आपकी ग्रिप बहुत मजबूत होते हुए मुझे लग रही है। तो आई थिंक कुडोस टू यू ऑन दैट। वेल, यू आर राइट। देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो इस स्टॉक में जो मूव आया है, ये 1360 का जो आप स्तर बता रहे हैं इसके ऊपर आया है, ये बहुत एनकरेजिंग है। और मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हुए हैं, विच सजेस्ट कि यहाँ पे 1450 और 1480 तक के लेवल्स जो हैं ये आपको आते हुए नजर आ सकते हैं इन द करंट रन। 1360 के आसपास ही अब आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। लेकिन मार्केट का जो थोड़ा सा कॉशियस व्यू है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए ये सलाह रहेगी कि अगर इसमें पोजीशन लें तो थोड़ी सी लाइट लें। अगर आप नॉर्मली लेट्स से 100 रुपीज की पोजीशन लेते हो तो इस बार सिर्फ 50 रुपीज की पोजीशन लें। ये थोड़ा सा मार्केट पे कॉशियस व्यू है। अगेन, बहुत ज्यादा बेरिश नहीं, जैसा थोड़ा सा कॉशियस है, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ओवरऑल 16 पे 1480 तक का पोजिशनल टारगेट, 1360 1370 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं।